ओके, सो हमारा आज मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 19, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस कंट्रोल के एक्सेस कंट्रोल्स क्या होते हैं। लेट सपोज कि हम नेटवर्क में पासवर्ड्स देते हैं, लोगों को एक्सेस देते हैं कि वो क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। पासवर्ड्स हैं, SSH वगैरह करने की उनको इजाज़त है, और वो किस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, और किस तरीके से होगा सब कुछ। तो इसके कुछ एल्गोरिथम्स हैं, कुछ बाकी सारी चीज़ें हैं। तो एक एक करके जो है इंशाल्लाह आज हमारा पहला टॉपिक जो शुरू होगा दैट इज एक्सेस कंट्रोल, कि जो हम लोगों ने एक्सेस लोगों को दिए हुए हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है हम लोगों ने। और एक्सेस आप किसी तरह रीड राइट और एग्जीक्यूट के एक्सेस होते हैं, बाकी सारे एक्सेस होते हैं। कौन डेटा पे रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, कोई कौन सी सर्विस यूज कर सकता है, कोई कौन सी सर्विस यूज नहीं कर सकता। ये सारी की सारी चीजें जो है एक्सेस में आ जाती हैं। तो इन सब चीजों को आज डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा, इतना कि जी एक्सेस कंट्रोल एज सच हम लोग क्यों करते हैं और किस किस्म की एक्सेस कंट्रोल होती हैं। So the module 19 begins with the headings access control. So एक्सेस कंट्रोल में हमारे पास सबसे पहले दो चीज़ें आ जाती हैं जो आज हम लोगों ने पढ़ना है बेसिक, कि हम लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स चाहिए कि व्हाट आर द एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स, कि हमारे पास क्या कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम देखेंगे। एक्सप्लेन हाउ एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स नेटवर्क डेटा, ठीक है ना, किस तरह से एक्सेस जो है वो प्रोटोकॉल्स नेटवर्क पे काम करता है। और ट्रिपल ए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑथेंटिकेशन, एक ए से बनता है ऑथेंटिकेशन, दूसरे से बनता है ऑथराइजेशन, और तीसरे ए से बनता है ऑडिटिंग। ये 3 एज हैं जो कि हम लोगों ने, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और ऑडिटिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस आया करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रिपल ए के कॉन्सेप्ट्स। तो ये चीज़ें हम लोग ने आज हमारा बेसिकली जो मॉड्यूल 19 है उसमें ये 2 मेन टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग ने अभी गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। So the first one is access control concepts, कि हम लोग concepts देखने हैं कि what are the access control concepts। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है CIA, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, ठीक है ना। CIA है क्या हमारे पास? CIA जो एब्रिविएशन है, जो आप यहाँ पे एक पाई चार्ट देख रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये 3 जो चीज़ें हैं इनसे मिला के इन्होंने हम लोगों ने कम्युनिकेशन सिक्योरिटी बनाया है। CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। वैसे ये चीज़ें जो है रियल लाइफ से भी आप अगर देखें तो हम नामों से भी पढ़ लें तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो पता लग जाता है कि होती क्या है। So information security deals with protection information and information system from unauthorized access, use, disclosure, distribution, modification, destruction। ठीक है ना। तो अब ये CIA है क्या कि भाई ये हमारे पास जो है ये डील करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। अब लाजमी हमारा नेटवर्क है और हम पढ़ सिक्योरिटी इसी वजह से रहे कि कोई भी बंदा जो है हमारे नेटवर्क पे इलीगली जो है अथोराइज अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो उसको किसी भी किस्म की, कि वो हमें को हमारा कुछ मॉडिफाई करे, कुछ चीज़ों को डिस्ट्रॉय करे, कुछ डिस्ट्रप्शन करे हमारे नेटवर्क के अंदर। तो ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है CIA ट्रायड। CIA ट्रायड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है ना। तो हमारे पास सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि जी कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, हमारी हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, और वो खाली उन लोगों को तक एक्सेस हो जो कि ऑथराइज्ड है, जो कि ऑथराइज हैं उस जगह तक आने के, बस उस पार्ट को एक्सेस करने के खाली उन्हीं को होना चाहिए। बाकी जो कि कोई और है जिसका कोई काम नहीं है तो उसका ऑथराइजेशन नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, उसका HR के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो अगर वो HR वाले डिपार्टमेंट में तो एक्सेस उसको मिली हुई है तो उसका वो अनऑथराइज्ड एक्सेस उसने कहीं से ली हुई है। मतलब कि हम लोग इस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं कि हाँ भाई कि कोई बंदा दूसरे की चीज़ों में इंटरप्शन ना कर सके। वो बेसिकली हमारे पास क्या नाम है, आउटसाइडर हो या फिर हमारे पास इन प्रेमिसेस कोई बंदा हो या कोई भी किसी तरह की चीज़ हो, तो हमें सबसे पहले तो कॉन्फिडेंशियलिटी को देखना पड़ता है कि भाई जो भी बंदा ऑथराइज्ड है, जो कि वो उसको एक्सेस दी गई है, वही बंदा जो है वो क्या नाम है एक्सेस कर सके चीज़ों को, और बाकी 7 बंदे जो हैं वो एक्सेस ना कर सके बाकी सारी चीज़ों को। देन इंटीग्रिटी हमारे पास भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस डिफरेंस द प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा।
इंटीग्रिटी आपके पास क्या है कि भाई डेटा प्रोटेक्टेड हो। आपने अगर क्लाउड पे कहीं पे अपना डेटा रखा हुआ है, अमेजोन से आपने सर्विसेज ली हुई है, या मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं या जितने हम लोग सारे यूजर्स हैं मोबाइल डिवाइसेस के, तो हम बहुत ज्यादा डेटा गूगल ड्राइव पे रखते हैं, गूगल ड्राइव पे रखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव पे रखते हैं, कोई कोई ड्रॉप बॉक्स पे भी रखता है, कोई मेगा पे रखता है। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी चीज के ऊपर अपना डेटा रख रहे हैं तो उस पर हमें थोड़ा एतमाद होता है, हमें भरोसा होता है कि भाई हमारा डेटा वहाँ पे प्रोटेक्टेड है और कोई भी उसको अनऑथराइज जो है अल्ट्रेशन नहीं कर सकता, अनऑथराइज जो है उसको बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें हमें इसके इंटीग्रिटी के अंदर आ जाती हैं। अवेलेबिलिटी इज अनदर नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट ऑफ द ट्रायड है। अवेलेबिलिटी मीन्स कि भाई जब जो डेटा आपने अगर गूगल ड्राइव पे रख दिया है तो वो अनइंटरप्टेड आपको किसी भी वक्त मिले, मतलब आप 24/7 आपको वो डेटा की एक्सेस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई वो और कि जी मैं दिन में 10 घंटे के लिए अवेलेबल ही नहीं है डेटा, या एक आध घंटे के लिए डाउन है और उसी एक आध घंटे के लिए आपको जो है वो डेटा की ज्यादा जरूरत थी। तो ये सारी चीजें जो है क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको वहां पे बताते भी हैं कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी है और इंटीग्रिटी हमारे पास कितनी है और अवेलेबिलिटी हम कितना टाइम की अवेलेबिलिटी देते हैं। एक्चुअली अवेलेबिलिटी वहां पे वो लोग डिफाइन करते हैं, अमेजॉन डिफाइन करता है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर डिफाइन करता है कि भाई हमारे पास डाउन टाइम भी आता है। लास्ट में डाउन टाइम आएगा, कुछ ना कुछ तो डाउन टाइम आएगा कि भाई कभी वो अपना सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं, कोई कभी कभी सिस्टम में काम कर रहे हैं, मगर इतना ज्यादा डाउन टाइम नहीं आता, वो बहुत कम, साल के अंदर कोई 1 घंटा, साल के अंदर कोई 1 घंटा या आधे घंटे का डाउन टाइम हमारे पास आ सकता है। मगर दिस इज द मेन थिंग कि भाई अवेलेबिलिटी हो, यूजर जो अपना डेटा वहां पे रख रहा है या अगर क्लाउड के ऊपर से चला रहा है या किसी भी चीज पे चला रहा है, किसी भी डेटा सेंटर से आप एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पे अवेलेबिलिटी आपकी 24/7 आपको मिलनी चाहिए। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास CIA ट्रायड है। नेक्स्ट थिंग जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि हम वो बात करते हैं कि ये जो हमारे पास एक मॉड्यूल है, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉड्यूल। ठीक है, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी बोलता है कि भाई आपने कभी किसी जिंदगी में किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये अगर आप ये वाला लाइन पढ़े, नेवर ट्रस्ट, ठीक है, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। अच्छा, हमने ये देखा है कि जितने भी अटैक्स आते हैं वो बाहर से नहीं आते हैं, वो इंटरनली अटैक्स होते हैं, मतलब हमारा ही बंदा कोई मिला होता है, हमारे ही आप बंदे जो है, इंटरनल अटैक जो है 90% अटैक्स जो भी आपके सिस्टम्स के अंदर आते हैं, आपके नेटवर्क के अंदर आ सकते हैं या आपके डेटा को ब्रीच कर सकते हैं, वो इंटरनली ही आते हैं। मतलब कोई ना कोई आपका इंटरनली ही कोई बंदा गद्दार होता है और वो ही अटैक करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस चीजों को हम लोग ने जरा गौर से, तो इस चीजों को हम लोग ने वहां पे एक टर्म यूज कर दी, या मॉड्यूल बना दिया, या आर्किटेक्चर बना दिया, दैट इज अ जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी। किसी पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है ना, आपने हमेशा उसको वेरिफिकेशन करवानी है, बेशक आपका कितना पुराना दोस्त है, बॉस है आपका बेशक, मगर फिर भी अगर वो आपसे कोई एक्सेस मांग रहा है किसी चीज की, तो पहले उसको एक्सेस ऐसे नहीं दे देनी है, उसको पहले उससे वेरिफिकेशन लेनी ही लेनी है। बगैर वेरिफिकेशन के आपने कोई काम नहीं करना है। तो द जीरो ट्रस्ट इज अ कम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू सिक्योर ऑल एक्सेस कंट्रोल नेटवर्किंग अक्रॉस नेटवर्क एप्लीकेशंस हो या एनवायरनमेंट्स हो। ठीक है ना, अगर आप कोई एप्लीकेशन में को एक्सेस देना चाह रहे हैं या किसी भी एनवायरनमेंट के साथ आप एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। दिस अप्रोच हेल्प्स सिक्योर एक्सेस फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, एंड यूजर्स, डिवाइसेस हों, एपीआईज हों। अब एपीआईज क्या होती हैं? एपीआईज होती हैं जो सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। बेसिकली जैसे आप गूगल मैप्स आपका करीम ले रहा है, मगर गूगल करीम जो है वो आपका करीम जो है वो, या आपके पास उबर है या करीम है, वो खुद एपीआई एक उसकी यूज हो रही होती है जो कि इंटरेक्ट कर रही होती है गूगल के साथ, गूगल के मैप्स के साथ। तो ये दो सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जब एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है तो उसमें भी जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी होनी चाहिए। किसी किस्म की भी आपने भरोसा नहीं करना है किसी के ऊपर। इंटरनेट थिंग्स में अगर आपके पास आपका कोई एसी लगा हुआ है, कोई माइक्रोवेव लगा हुआ है, कोई फ्रिज लगा हुआ है, इंटरनेट थिंग्स में आजकल सारे कंट्रोल आते हैं, जितने भी आपके पास होम डिवाइसेस अप्लायंसेस आती हैं वो सारी कंट्रोल आती हैं, नेटवर्क कंट्रोल आती है।
तो ये सारी की सारी, जैसे आजकल आप लोगों ने देखे होंगे एसीज तो काफी पॉपुलर हो गए हैं कि आप ऑफिस से वाईफाई एसी आते हैं, वो आपके घर के साथ वाईफाई के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर आप उसको ऑफिस से एक्सेस कर लिए हैं, दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर लें। माइक्रो सर्विसेज हो, कंटेनर्स हो एंड मैनी मोर, कुछ भी हो तो आपने उसके ऊपर उनको सिक्योर करने के लिए ये जीरो ट्रस्ट यूज होता है। द प्रिंसिपल ऑफ जीरो ट्रस्ट अप्रोच इज नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है जीरो ट्रस्ट का, वो हम यही बोलते हैं कि भाई किसी पे कभी भरोसा नहीं करना है। आपने हमने जो ये चीजें देखी हुई हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो ये ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे जो अटैक हुआ था, वो भी हुआ इंटरनली ही था। वो एक बंदा इन्हीं का मिला हुआ था, उसी ने वो यूएसबी प्लग की थी सिस्टम के अंदर। बाद में लाजमी वो, मैंने आप लोगों को पिछली दफा सॉलिड सिम पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लॉग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉग्स को देख के ही हम फिर जो है फॉरेंसिक करते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ भाई ये कैसे अटैक आया, कहाँ से आया। फिर उन्होंने वो सारा कुछ करने के बाद, तहकीकात करने के बाद वो बंदा पकड़ा गया और उसको फांसी दे दी उन्होंने। मगर एक्चुअली हमने यही बताया ना कि भाई आते अटैक्स हमारे पास इंटरनली बहुत अटैक्स आते हैं। 90% अटैक जो है वो इंटरनल होते हैं। बाकी सारे अटैक, कुछ थोड़े बहुत अटैक्स हैं जो कि हमारे पास बाहर से भी आ जाते हैं, ज्यादातर बाहर से आते हैं, रैंसमवेयर वाले अटैक्स या दूसरे वायरसेस वगैरह से इस तरह के अटैक्स आते हैं। The zero trust security framework help to prevent unauthorized access। करता क्या है ये unauthorized access को prevent करता है, कंटेन करता है हमारे पास। अच्छा, तो जीरो ट्रस्ट अटैक हमारे पास क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से जो है वो हमें बचाता है। इन अ जीरो ट्रस्ट अप्रोच एनी प्लेस एट विच एनी एक्सेस कंट्रोल डिसीजन इज वाई शुड बी कंसीडर्ड एज अ पैरामीटर। ठीक है ना, तो बस ये भाई ये जो भी आपने अगर किसी को कंट्रोल देना है तो आपने ट्रस्ट नहीं करना है, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट, तो जीरो ट्रस्ट में हमारे पास पिलर्स हैं, 3 पिलर्स हैं हमारे पास कि भाई जीरो ट्रस्ट में आपके पास पिलर्स हैं, ये 3 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है, 3 इसके जो है इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। एक वर्क फोर्स है, एक वर्कलोड है एंड द लास्ट वन इज द वर्क प्लेस। तो वर्क फोर्स हमारे पास क्या है, जो बंदे हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हमारी वर्क फोर्स है, जो बंदा काम कर रहा है, उसको भी हमने किसी सूरत में भी कोई भी उसके ऊपर ट्रस्ट वस्ट का कोई भी चक्कर नहीं है भाई, कोई सीधी सी बात है। दिस पिलर कंसिस्ट ऑफ पीपल हु एक्सेस वर्क एप्लीकेशन। ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ पीपल, हमारे पास जो बंदे हैं जो कि काम करें हमारी वर्क एप्लीकेशन पे बाय देयर पर्सनल और कोऑपरेटिव मैनेज डिवाइसेस। ये बीओडी बीवाईओडी हो गया, ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस। अपने लैपटॉप्स लाते हैं या अपनी वाईफाई डिवाइसेस लाते हैं या कुछ भी लाते हैं, या अपना टैबलेट यूज कर रहे हैं या अपनी मोबाइल डिवाइस यूज कर रहे हैं, और कॉपरेटिव मैनेज डिवाइसेस, या फिर वो क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं या अपने ऑन प्रीमिसेस डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं। इट इंश्योर्स ओनली द राइट यूजर एंड सिक्योर डिवाइसेस कैन एक्सेस एप्लीकेशन रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन। बहुत सारी डिवाइसेस ऐसे आती हैं जो कि हम अनऑथराइज्ड भी प्लग कर देते हैं। अब अगर आप, एक आता है पाइनएप्पल के नाम से वाईफाई का आता है, वाईफाई आता है पाइनएप्पल वाईफाई, शायद इस तरह से कोई नाम है, वो रोग करता है, वो आप उसके अगर अटैच करके आपके साथ नेटवर्क के साथ अटैच हो जाए तो फिर वो सारे आप पासवर्ड वगैरह सारी ट्रैफिक को देख रहे होते हैं। इसी तरह की आप आजकल बाजार में अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो यूएसबीज मौजूद है जो कि वो बनाई गई इसीलिए है कि वो बस वो बेच रहे होते हैं। आपने करना ये होता है कि बस किसी की भी जगह पे जाके वो प्लग कर दें और प्लग करने के बाद उसके ऊपर देखें कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये बात बेसिकली बात यही कर रहा है कि भाई आप, अब ये कहाँ से होगा कि वर्क फोर्स ही करेगी ना। अगर इस तरह की कोई यूएसबी बंदा कोई लेके आया, उसने परचेज किया बाजार से, जो कि जो डेटा को जो है मॉनिटर करती है और हमारे चीजों को मॉनिटर करती है, तो ये लाजमी हमारे इंटरनल वर्क फोर्स ही है जो कि ये काम कर रही है। जीरो ट्रस्ट फॉर वर्कलोड्स। ठीक है, जो भी वर्कलोड है हमारे पास, वो बेशक हमारे पास एप्लीकेशन दैट आर रनिंग इन द क्लाउड हो, डेटा सेंटर में हो एंड अदर वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट हो, वीएम्स वगैरह हो या कुछ और भी है, they that interact with one another, it focuses on secure access with an API। ठीक है ना सर, API मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी कि भाई वर्कलोड के ऊपर भी आपने कभी किसी चीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। और वर्क प्लेस भी इसी तरह से, जीरो ट्रस्ट फॉर द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चीजें होती हैं, डिवाइसेस होती हैं जिसमें IoT डिवाइसेस हैं that connect to the enterprise network such as a user endpoint, physical and virtual server, printer, cameras, more। ये सारी चीजें जो है आपकी, हाँ ये बिल्कुल होता है। एक आध दफा मैंने खुद ट्राई करने की कोशिश की कि मैं वहां पे बैठा हुआ था एयरपोर्ट के ऊपर, और मुझे कुछ करने को नहीं था, घंटे 1.5 घंटे के बाद मेरी फ्लाइट थी, तो वहां पे एक प्रिंटर मैंने देखा कि भी वाईफाई पे जो है
वाईफाई मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे नजर आया कि भाई इनका एक प्रिंटर है जो कि पब्लिक आईपी में पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई ऑथेंटिकेशन भी नहीं लगी हुई, मतलब कि वो ना उसके ऊपर कोई पासवर्ड है ना कुछ है ना कुछ है। तो मैंने उसको भी करने की कोशिश की कि हाँ भाई इसके ऊपर जरा प्रिंट तो भेजो ना कुछ। तो ये इस तरह की चीजें आप देखें यार, बंदे बैठे होते हैं, फारिग बैठा है, कोई कुछ करने को नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो आपने हर चीज को जो है ना ये मद्देनजर रखना होता है कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। तो इस वजह से नेवर ट्रस्ट एनीवन ऑन द नेटवर्क्स, और किसी भी मामले में आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। द जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी हमें ये बोलती है। सो हमारे पास एक्सेस कंट्रोल मेथड के दो बेसिक कंट्रोल मॉडल्स हैं, दो मॉडल्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। एक हमारे पास है डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल, डिस्क्रिशनरी मेथड आप बोल सकते हैं एक्सेस कंट्रोल, या डायरेक्ट एक्सेस, अगर इसको आप डीएसी डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल भी बोलें तो भी ठीक है। एक मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल है, ठीक है। मैक एक तो वो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मगर जब सिक्योरिटी की बात करेंगे, एक्सेस कंट्रोल्स की बात करेंगे तो मैक इज मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इम्प्लीमेंट प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे हम जरा बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है इम्प्लीमेंट करनी चाहिए प्रॉपर एक्सेस to the project network resources, information systems resources and information वगैरह जितने भी उनकी इंफॉर्मेशन है, नेटवर्क रिसोर्सेज है, उसको प्रॉपरली उसने प्रोटेक्ट जरूर करना है, और वो हम करते भी हैं। सिक्योरिटी एनालिस्ट शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंट बेसिक एक्सेस कंट्रोल मॉडल टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। लाजमी आपके पास जब आप लोग सारे सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो आप सिक्योरिटी एनालिस्ट से ही बनेंगे बाद में जाके इंशाल्लाह। तो फिर आप लोगों को कम से कम इन तो एक्सेस का पता होना चाहिए कि भाई एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डैक है और एक है मैक है। डैक है डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल मेथड एंड दूसरा है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल मेथड। डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल मेथड में होता यही है कि भाई उसको पास हर चीज की एक्सेस दी गई है। दिस इज द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव, बहुत कम इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है मॉडल। and allows user to control access to their data as owner of that data, ठीक है ना। तो उसको जो डेटा की एक्सेस दे दी गई है तो वो उसके ऊपर ऐसे कंट्रोल होता है, ऐसे एक्सेस होता है कि जैसे कि वो खुद उसका मालिक है, उस डेटा का मालिक है, ठीक है ना। और ये हम बहुत कम देते हैं ये वाले एक्सेस, ठीक है ना। लीस्ट प्रिविलेजेस, एक क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा मेथड बेटर है, तो उसके अंदर एक ऑप्शन मेरे ख्याल में होती है लीस्ट प्रिविलेजेस। लीस्ट प्रिविलेजेस का मतलब है कि जिस बंदे के को भी आपने एक्सेस देना है तो उसको लीस्ट प्रिविलेजेस के ऊपर जाएं आप, कम से कम एक्सेस पे जितना उसका काम हो सके, तो वो वाली आप उसको एक्सेस देते हैं, लीस्ट प्रिविलेजेस वाली। इट मे यूज एसीएस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये यूज करता है। एसीएस आपको पता है कि भाई नेट के ऊपर यूज करते हैं, हम नेटवर्क्स के ऊपर यूज करते हैं। और अदर मेथड टू स्पेसिफाई व्हिच यूजर और ग्रुप ऑफ यूजर्स हैव एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दे सकते हैं कि किस यूजर को और किस ग्रुप ऑफ यूजर को एक्सेस है उस इंफॉर्मेशन की। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैंडेटरी, और ये रिस्ट्रिक्टिव है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना। एंड इट्स यूज्ड इन द मिलिट्री, ठीक है, ये मिलिट्री वालों को यूज करते हैं, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी इसी के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम अभी आजकल नहीं चाहेंगे कि कोई भी आए और हमारे उसके डेटा को ब्रीच करे और उसके अंदर अल्टरेशन करे या डिलीशन करे। It assigns security labels to information and enables user with access based on their security level clearance, ठीक है ना। तो ये क्लियरेंस के ऊपर होगा कि आपके ऊपर आपसे पहले लॉगिन नेम लेगा और पासवर्ड लेगा, फिर आपसे और बाकी सारी चीजें मांगेगा। हो सकता है कि वो कोई थर्ड पार्टी टूल भी यूज कर रहा हो कि जिसकी वजह से वो आपको कोई कोड भेजे आपके मोबाइल के ऊपर, टू वे वेरिफिकेशन भी यूज करवाए आपसे, और फिर इस तरह की बाकी सारी चीजें हों, और फिर वो आपको एक लेवल तक किसी को क्लियरेंस दे दे कि भाई हाँ भाई आप इधर तक जा सकते हैं, इससे आगे आप वहां पे नहीं जा सकते। सो दीज आर द टू मॉडल्स। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स में हमारे पास आगे आ जाते हैं कि ये दो तीन और मॉडल्स हैं हमारे पास, तकरीबन 4 और मॉडल्स हैं, तो उसको डिस्कस करें। फर्स्ट वन इज द रोल बेस्ड। रोल बेस्ड हमारे पास क्या होता है कि भाई आपका रोल क्या है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल, आपको क्या रोल दिया गया। लेट सपोज आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो लाजमी आपके पास कुछ ज्यादा एक्सेस होंगे, मगर आपके साथ एक बंदा काम कर रहा है, वो की पंच ऑपरेटर है, केपीओ है, तो उसको आपने, उसका कोई काम नहीं है कि आप उसको बहुत ज्यादा एक्सेस दे दें। उसका काम यही है कि बस वो केपीओ है, की पंच ऑपरेटर है, या डेटा एंट्री ऑपरेटर हम उसको बोल देते हैं, चले डेटा एंट्री ऑपरेटर है, तो हमारा उससे कोई काम नहीं है कि हम उसको बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस दे दें। उसको बस उतने तक रिस्ट्रिक्ट रखें जितना उसका काम है, उससे आगे उसको बढ़ने ना दें, ठीक है ना। एक्सेस डिसीजन आर बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स, बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल रोल्स, कि उसका रोल क्या है।
एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है ना। अब जैसे लेट सपोज कि एक आपका बॉस बैठा हुआ है, तो लाजमी बॉस को तो आपने एक्सेस देना ही है, मगर उसको भी इतने एक्सेस देंगे ऐसा ना हो आपका बॉस ही जो है ना, उसको होता ये है कि कभी कभार हम बॉस को फुल एक्सेस दे देते हैं और उसको इतनी नो हाउ नहीं होती चीजों की, वो अनइंटेंशनली भी चीजों को खराब कर देता है। मतलब उसकी इंटेंशन नहीं होती, लाजमी कौन अपनी ऑर्गेनाइजेशन का खुद ही बेड़ा गर्क करना चाहेगा, मगर उसकी इंटेंशंस नहीं है कि जी मैं कोई भी काम करूं जो कि मेरे सिस्टम को डाउन करे या मेरे नेटवर्क में एरर्स क्रिएट करे, मगर वो इंटेंशनली भी कर देता है। तो अनइंटेंशनली अगर वो कर रहा है तो आपको ये आपने देखना है कि हाँ भाई वो किस किस्म का यूजर है और उसी यूजर के हिसाब से जो है आपको उसको एक्सेस देना है। नेक्स्ट इज हमारे पास है एट्रीब्यूट एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। It allow access based on attributes of the object to be accessed. The subject accessing the resources and environment factors regarding how the object is to be accessed. आपने यहाँ पे attributes के हिसाब से देना है, रीड राइट। सर स्लाइड शो नहीं हो रही। मेरे पास तो हो रही है entire slides is control। अभी देखो सर मेरे पास नहीं हो रही। बाकियों किसी के पास कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताएं। आपके पास नहीं हो रही है तो शाम आप दोबारा लॉगिन करके देख लो। जी सर मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ। कि यहाँ पे बाकी दिशान के दिशान बोल रहे कि हो रही हैं, दिशान कह रहा है कि हो रही हैं। अच्छा हम कहाँ पे थे, तो नेक्स्ट वन इज हमारे पास आता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रूल बेस्ड, सॉरी रोल हमारा हो गया, रूल बेस्ड। रूल्स हम लोगों ने डिफाइन करने हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी स्टाफ स्पेसिफाई सेट ऑफ रूल्स और कंडीशन दैट आर एसोसिएटेड विद एक्सेस टू द डेटा। मतलब किस रूल के तहत आपने उसको एक्सेस देना है, ठीक है। अगर कोई रूल है, आपने कोई रूल्स डिफाइन किए हुए हैं कि भाई इसको डिनाई कराना है, अगर वो इस तरह से बाहर सपोज रूल है कि भाई आप के ऑर्गेनाइजेशन में रूल है कि भाई कोई भी बंदा जो है वो यूट्यूब एक्सेस नहीं कर सकता है, फेसबुक एक्सेस नहीं, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इस तरह के होते हैं रूल्स कि भाई वो कोई भी स्टूडेंट जो है वो नेटवर्क पे जो है वो यूट्यूब एक्सेस ना कर सके, फेसबुक एक्सेस ना कर सके और वगैरह वगैरह इस तरह के। और कोई आपने कोई लेट सपोज कुछ बंदा जो है उसको आपने आईपी एड्रेस दिया था और वो कुछ शरारती कर रहा था, हम जो स्टूडेंट का आईपी एड्रेस भी ब्लॉक करते हैं। ऑल्सो नोन एज रूल बेस्ड आरबीएसी। टाइम बेस्ड हम लोग करते हैं, आप लोगों ने देखा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ये यूज करते हैं ज्यादातर। टाइम बेस्ड हम बताते हैं कि भाई अब बंदा है, स्टूडेंट आता है हमारे ऑफिस में, हमारे कॉलेज में आता है सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, तो बस उसको उतने ही टाइम तक स्टूडेंट्स को एक्सेस होनी चाहिए, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे भी ना हो उसको। तो फिर ये हम रूल्स लगाते हैं, या आप अपने राउटर्स के ऊपर भी लगाते हैं। जैसे पीटीसीएल का राउटर अगर लगा हुआ है आपके पास या किसी और का राउटर लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फाइबर का राउटर लगा हुआ है, तो ये सारे रूल बेस्ड राउटर उसमें भी हम लगा सकते हैं। आजकल तो वैसे और दूसरे भी सॉफ्टवेयर आते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए यूज करता हूँ, वो फैमिली लिंक के नाम से आता है। फैमिली लिंक के भी ये रूल बेस्ड है कि मैंने अब दिया हुआ है कि जी मेरा बेटा जो है लेट सपोज वो दिन में 2 घंटे जो है वो टैबलेट यूज कर सकता है, तो 2 घंटे के बाद जो है वो ऑटोमेटिक जैसे ही उसके 2 घंटे पूरे होते हैं वो दिन में 10 मिनट 10 कभी यूज कर लिया, 20 मिनट दोबारा यूज कर लिया, 30 मिनट दोबारा यूज कर लिया, तो जैसे उसके 2 घंटे पूरे होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसका टैबलेट लॉक हो जाता है। तो ये रूल बेस्ड होते हैं। इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो ये हमारे पास एक्सेस कंट्रोल्स थे। अब हमारे हैं ट्रिपल ए यूजेज की तरफ कि जी ट्रिपल ए क्या है। ट्रिपल ए मैंने आपको बताया कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड ऑडिटिंग, ये 3 चीजें मिलके जो है वो हमारे पास रूल बेस्ड बनता है। ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये हमारे पास पहला ए, ऑथराइजेशन इज हमारे पास दूसरा ए, एंड अकाउंटिंग हमारे पास ये तीसरा है, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो को हम लोगों ने यूज करनी है। A network must be designed to control who is allowed to connect it and what they are allowed to do. अच्छा, अब ऑथेंटिकेशन क्या करता है वैसे बता देता हूँ कि क्या करता है। ऑथेंटिकेशन हमारे पास जैसे आप लॉगिन नेम एंड पासवर्ड करते हैं, ठीक है। आपने गूगल पे लॉगिन नेम पासवर्ड दिया, आपने अपने बैंक अकाउंट के लिए आपसे वो मांगता है लॉगिन नेम एंड पासवर्ड लेट्स सपोज।
ठीक है, लेट्स सपोज नहीं बल्कि मांगता ही है। ऑथेंटिकेशन वो करेगा, सबसे पहले आपसे कोई ना कोई चीजें पूछेगा, कोई ना कोई आपसे इंफॉर्मेशन लेगा, पिन कोड ले सकता है आपसे, जैसे बैंक का एटीएम कार्ड लेते हुए वो आपसे पिन कोड ले सकता है। लेट्स सपोज चले एटीएम की एग्जांपल ले लेते हैं, आपसे वो पिन कोड मांगता है, आपने अपना पिन कोड दिया, मैच हुआ, उसके बाद वो ऑथराइजेशन की तरफ आ जाएगा। ऑथराइजेशन में वो क्या करेगा, वो बताएगा, अब सिस्टम आपको बताएगा कि भाई ये बंदा इस पे क्या क्या ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकता है। मतलब एटीएम कार्ड पे लेट सपोज आपकी लिमिट 50,000 है तो आप 50,000 रुपए ही निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। ऑथराइजेशन मीन्स कि आपको क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बात की कि भाई सबसे पहले आप स्कूल के नेटवर्क पे आए या कॉलेज के नेटवर्क पे आए, और नेटवर्क पे आने के बाद आपने जो है लॉगिन नेम एंड पासवर्ड दिया, आप लॉगिन हो गए अपने स्कूल या कॉलेज या वट एवर द इंस्टीट्यूट इज, वहां पे आप आ गए और लॉगिन हो गया, उसने ऑथेंटिकेट कर दिया कि हाँ भाई ये यूजर तो लेजिमेट है, ठीक है ना, बिल्कुल सही यूजर है, इसको अलाउड है। अब आपको चीजें क्या क्या अलाउड है वहां पे, बस आप रिसर्च वर्क के लिए गूगल कर सकते हैं, कोई रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्कूल के सर्वर के ऊपर इतना बोझ बन जाए, हर एक आ जाए और यूट्यूब देखे हर एक आया, फेसबुक पे काम करे, इंस्टाग्राम पे काम करे, तो मैं उसके ऊपर ऑथराइजेशन के जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देता हूँ और एक्सेस लगा देता हूँ कि ही कैन नॉट एक्सेस दिस दिस दिस, द स्टूडेंट कैन नॉट एक्सेस दिस 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 थिंग। तो ऑथराइजेशन हमें क्या बताती है कि हाँ भाई उसके पास कौन कौन सी प्रिविलेजेस हैं, वो क्या क्या काम कर सकता है। तो एटीएम कार्ड ने हमारे पास वो कर दिया कि जी ऑथराइजेशन ने पिन कोड ले लिया, ऑथेंटिकेशन ने पिन कोड ले लिया, ऑथराइजेशन ने हमसे हमें ये बता दिया कि हाँ भाई ये इतनी की ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है, अपना बैलेंस देख सकता है, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकता है, वगैरह वगैरह सर की। और लास्ट अकाउंटिंग क्या चीज होती है, अकाउंटिंग वही फिर लॉग्स होते हैं और रिपोर्ट्स होती हैं। एक्चुअली ये रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट क्या होती है कि जब आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं उसके बाद एक रिपोर्ट, एक पर्ची निकल के बाहर आती है जो कि आपको रिपोर्ट बताती है कि हाँ भाई अब आपने ये काम कर लिए हैं और इतने पैसे आपने निकाले हैं, ये अकाउंटिंग में आ जाता है। और इसी तरह की एक रिपोर्ट आपके मोबाइल पे भी जनरेट हो जाती है। मोबाइल में भी आपको एक मैसेज आ जाता है कि हाँ भाई अकाउंट, आपके मोबाइल आपके जो है अकाउंट पे लॉगिन हुआ था और उस लॉगिन होने के बाद इस बंदे ने ये ट्रांजैक्शंस वहां पे की हैं। तो दीज आर द 3 A's: ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये चीजें याद रखने वाली हैं कि ऑथेंटिकेशन क्या चीज होती है, ऑथराइजेशन क्या चीज होती है एंड अकाउंटिंग क्या चीज होती है। सो वही चीज जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन कर दिया वो यहाँ पे जरा थोड़ी डिटेल में डिफाइन कर रहा है। ऑथेंटिकेशन कैन बी एस्टैब्लिश यूजिंग यूजर नेम पासवर्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है सर, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई वो यूजर नेम लेता है, पासवर्ड लेता है, और कोई भी ऑथेंटिकेट करने का कोई भी मेथड हो सकता है। जैसे आजकल एटीएम में आपके पास फिंगरप्रिंट भी आ गया, आप अपना वहां पे थंब रखते हैं तो भी वो आपके पास एटीएम कार्ड ना भी हो तो आप वहां पे अपना थंब रखेंगे तो फिर वो एक्सेस आपको दे देगा। तो ये ऑथेंटिकेशन के मेथड्स है, चैलेंजेस, रिस्पांस क्वेश्चन, टोकन कार्ड्स एंड अदर मेथड। मतलब वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई कार्ड हो सकता है। और जैसे मैंने आपको एक और मेथड बताया कि फिंगरप्रिंट का मेथड है, रेटिना स्कैन, आपकी आई स्कैन ले सकता है। ठीक है, तो कुछ भी ले सकता है ऑथेंटिकेशन के लिए। ट्रिपल आई ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड वे टू कंट्रोल एक्सेस टू द नेटवर्क। अच्छा, ये सेंट्रलाइज सर्वर लगा होता है ट्रिपल ए का। ये जो है एक बोनस सी लैब में आप लोगों को करके अभी पैकेट ट्रेसर पे भी दिखा भी दूंगा कि एक तो लोकल से नहीं हमारा काम बनता। जब बहुत ज्यादा कस्टमर हो जाते हैं तो हमें फिर अलग से एक सर्वर लगाना पड़ता है जो कि ट्रिपल ए सर्वर कहलाता है। वो ट्रिपल ए सर्वर लगा के फिर आप उसके ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर वो आप जैसे लोकल मशीन पे लॉगिन करना चाह रहे होते हैं, वो लोकल मशीन पे लॉगिन नहीं करने देता, वो आपकी फिर जाता है वो ट्रिपल ए सर्वर से उठा के लाता है कि हाँ भाई क्या मेरे सर्वर में ये बंदा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। तो अगर वो वहां पे होगा तो फिर वो आपको एक्सेस करने देगा। आफ्टर द यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, authorization service determine which resources the user can access and which operations the user is allowed to perform। वही चीज मैंने आपको बता दी कि भाई आप एटीएम में लॉगिन हुए हैं, सॉरी मेरा जरा थोड़ा वो है तो मैं जरा पानी पीता रहता हूँ साथ साथ। द यूजर कैन एक्सेस एंड विच ऑपरेशन द यूजर इज अलाउड टू परफॉर्म। मैंने आपको बता दिया कि भाई आपने एटीएम कार्ड इंसर्ट किया था और उसके बाद आप या आप अपने स्कूल आए थे या कॉलेज आए थे, वहां पे आपको एक्सेस थी, मगर वहां पे आपने क्या क्या काम कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल इज यूजर कैन एक्सेस होस्ट सर्वर XYZ यूजिंग SSH ओनली। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल उसने दे दी। अकाउंटिंग मैंने आपको बता दिया क्या होती है, रिपोर्ट्स होती हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स व्हिच व्हाट द यूजर डज, ठीक है, वही रिकॉर्ड बना रहा होता है, पीछे एक एक सेकंड का रिकॉर्ड बना रहा होता है।
जैसे कि अगर आप जब अपनी ट्रांजैक्शन एटीएम पे कर लेते हैं तो जो स्लिप निकल के आती है उसके ऊपर लिखा होता है टाइम में आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स और आगे भी बहुत कुछ लिखा होता है। तो एक एक सेकंड का, मिली सेकंड का भी ये रिकॉर्ड बना रहे होते हैं, इंक्लूडिंग व्हाट इज एक्सेस, द अमाउंट ऑफ टाइम, द रिसोर्सेज, कितने देर तक उसने उसको एक्सेस किया, किसने कैसे एक्सेस किया गया, एंड उसने क्या क्या चेंजेस की। ठीक है, उसने उस नेटवर्क पे आया, किस वक्त आया, क्या काम किया, कौन से रिसोर्सेज यूज किए और कितनी देर वो ये रहा, और सारी चीजों का जो है वो रिकॉर्ड पीछे रख रहा होता है। और ये रखना हमारे लिए बहुत जरूरी भी होता है। जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और जितने भी कंपनीज हैं उनके लिए कम से कम 1 साल का रिकॉर्ड रखना जरूरी है, ताकि अगर कभी भी कोई वो आ जाती है, कोई एरर आ जाता है, या कोई भी किसी भी कंपनी को या जरूरत पड़ती है कि भाई सिक्योरिटी की, उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज भी आ जाती हैं, वो भी कभी कभार मांग लेती हैं डेटा कि हाँ भाई इस बंदे ने कब रिकॉर्ड किया, कैसे किया, तो वो भी हमें देना पड़ता है सब कुछ। अकाउंटिंग कीप ट्रैक्स ऑफ हाउ नेटवर्क रिसोर्सेज आर यूज्ड, ठीक है ना, ट्रैक करता है कि किस तरह से नेटवर्क के रिसोर्सेज किस तरह से यूज किए गए हैं। एंड एग्जांपल इज यूजर एक्सेस होस्ट एक्सवाइजर सर्वर एसएसएच फॉर 15 मिनट, मतलब कि उसने बताया कि हाँ भाई आप एटीएम पे आए थे, आपने एटीएम 15 मिनट तक, 5 मिनट तक या 10 मिनट तक जो है वो यूज किया था। दिस इज आपका काउंटिंग। सो सेम इज द कॉन्सेप्ट। उसने जो एग्जांपल दी हुई है वो हम डिस्कस करते आ रहे हैं प्रीवियसली भी, तो वो एटीएम कार्ड की जो है वो आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि भाई ऑथेंटिकेशन क्या है, हु आर यू, कौन है आप अपना एटीएम कार्ड डालते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले तो वो आपको कार्ड को रिकग्नाइज करता है कि भाई कार्ड लीगल है, सही है, मेरा है, ठीक है, हाँ भाई सब कुछ हो गया। उसके बाद वो फिर आपसे पिन कोड मांगता है, आप पिन कोड देते हैं या थंब इम्प्रेशन देते हैं। ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन आपको क्या बता रही है, हाउ मच यू कैन स्पेंड। देखिए यहाँ पे $1500 उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई $1500 तक ये स्पेंड कर सकता है। अभी अगर $1800 आप निकालना चाह रहे हैं या अभी $2000 निकालना चाह रहे हैं तो इसकी आपको इजाजत नहीं है। तो मैक्सिमम आप कितने निकाल सकते हैं वो दैट डिपेंड कि आपको उसके बैंक ने कितनी जो है आपको इजाजत दी हुई है। एंड अकाउंटिंग क्या है, व्हाट डिड यू स्पेंड ऑन इट, आपने किस तरीके से स्पेंड किया है। ये जो आपकी वो आ जाती है, बैलेंस शीट्स आ जाती हैं, देख रहे हैं नीचे आपके पास एक स्लिप, ये वाली स्लिप आपके पास आई हुई है कि भाई किस तरह से स्पेंड हुआ है, कैसे किया है इसने, सब कुछ ये सारी चीजें हम उसके ऊपर देख रहे होते हैं। तो दिस इज द अकाउंट ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक हो गया। तो हमारे पास अब ये यूज किस तरह से किया जाता है, इसमें 2 चीजें आ जाती है, एक तो लोकल आ जाता है और फिर हमारे दूसरा भी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। AAA ऑथेंटिकेशन कैन बी यूज्ड टू ऑथेंटिकेट यूजर्स, ये वो चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक लोकल ऑथेंटिकेशन होती है, ठीक है, 2 कॉमन मेथड्स हैं हमारे पास, 2 कॉमन मेथड्स, सिस्को प्रोवाइड्स 2 कॉमन मेथड, ठीक है। हमारे पास 2 कॉमन मेथड्स हैं। द दिस मेथड, एक हमारे पास लोकल है। लोकल क्या होता है कि भाई हमारे पास कोई इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, मेरे पास इतने ज्यादा यूजर्स नहीं है, मेरे पास एक ही राउटर लगा हुआ है, तो मैं उस राउटर को ही बस उसी पे यूजर नेम एंड पासवर्ड्स डाल देता हूँ। लेट्स सपोज इस वक्त मैं जिस सिस्टम पे बैठा हूँ या मेरे पास स्टैंड अलोन सिस्टम है, इसके ऊपर मेरे अलावा कोई नहीं बैठता, तो मैंने एक ही यूजर बना के एक ही पासवर्ड डाल दिया, तो वो ठीक है, वो सही है। मगर अगर यही सिस्टम जो है अगर कोई 100 बंदा यूज करता है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो फिर ये लोकल ऑथेंटिकेशन हमें बहुत ज्यादा हैवी पड़ जाएगी हमारे मशीन के ऊपर। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उसको ले जाना पड़ेगा ऑन दूसरी स्टैंड अलोन सिस्टम के ऊपर, कि हमें एक डेडिकेटेड सिस्टम लगाना पड़ेगा जो तो ऑथेंटिकेट कर सके। दिस इज मेथड इज नोन एज सेल्फ कंटेन्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना। तो वही जो हमारे पास एक राउटर लगा हुआ है, छोटा सा नेटवर्क है, हम उसी नेटवर्क में ही लोग जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं कि भाई ये यूजर नेम आएगा और ये यूजर आएगा, इसका ये पासवर्ड होगा, तो उसको ऑथेंटिकेट कर देना। मगर अब जैसे बैंक में पता नहीं कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, ये तो पता भी नहीं है कि बैंक में अभी एक तो कोई आइडिया नहीं है कि बैंक के कितने कस्टमर्स हैं। तो जो अब हर एक को तो सेल्फ नहीं हम करा सकते कि एक ही सिस्टम से दे, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके लिए डेडिकेटेड ऑथेंटिकेशन सर्वर्स लगाने पड़ते हैं, बिकॉज एज ऑथेंटिकेट यूजर अगेंस्ट लोकली स्टोर्ड, ठीक है ना, जो कि हमारे पास लोकल एक सिस्टम के अंदर स्टोर पड़ा हुआ है, तो हम लोकली स्टोर सिस्टम में लगाते हैं। ये ज्यादातर स्कूल में कॉलेजेस में यही सिस्टम यूज होता है, लोकल, हम कोई डेडिकेटेड और कोई अलग से जो है वो हार्डवेयर नहीं लगाते। लोकल AAA इज आइडियल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल नेटवर्क के लिए आइडियल है, ठीक है। मगर अच्छा, अब वो कर क्या रहा है, अब इसने एग्जांपल दी हुई है, देखें कर क्या रहा है कि भाई यहाँ से एक बंदा है बैठा हुआ है, इसने राउटर को बोला कि भाई मैं ये हूँ, लेट्स सपोज ये बोलता है कि जी मैं सर सुमैर हूँ,
मैं इसके ऊपर टेलनेट करवाना चाह रहा हूँ। उसने देखा कि भाई मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसमें इसमें ये बंदा यूजर नेम एंड पासवर्ड है, वो बोलता है हाँ भाई यूजर नेम एंड पासवर्ड मेरे पास ही पड़ा है, वो रिमोट क्लाइंट को जवाब दे देता है कि हाँ भाई ये लो, ये मैं आप एक्सेस कर सकते हैं मुझको, आप बिल्कुल सही यूजर हैं। और अगर ये इसके अंदर जो यूजर एंड नेम एंड पासवर्ड अगर इसके साथ मैच नहीं करता तो लाजमी बोल देगा कि भाई ये पासवर्ड डज नॉट मैच और यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब कि एक छोटे से नेटवर्क के ऊपर होता है, इस तरीके से चीजें चलती है। मगर अगर हमारे पास सर्वर बेस्ड, अच्छा दूसरी जो चीज जो मैं उस वक्त नाम भूल गया था, तो सर्वर बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। अब सर्वर बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या है कि ट्रिपल ए ये जो राउटर है ये कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे हम खाली ये कॉन्फ़िगर कर देंगे कि भाई मेरे पास एक सर्वर लगा हुआ है जिसके ऊपर ट्रिपल ए इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो तुम्हारे पास जाओ भी क्लाइंट आएगा, तुमने खुद से वेरिफिकेशन नहीं करनी है, तुमने इस सर्वर को भेज देना है, ठीक है। और फिर ये सर्वर अपने अंदर देखेगा इसके अंदर सारा, अब यूं क्योंकि डेडिकेटेड हमने लगाया हुआ है, काम ही इसका यही है कि लोग यूजर नेम और पासवर्ड को वो ऑथेंटिकेट करे और हमें बताए, ठीक है। तो हमने सारा काम ही इसी के ऊपर डाल दिया है, राउटर को हम लोगों ने फारिग छोड़ दिया है, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास जो है सर्वर जो है वो यहाँ से सारा कुछ देखेगा, देखने के बाद जो है फिर वो राउटर को देगा, राउटर जो है फिर वो आगे क्लाइंट को दे देगा कि भाई ये इस तरीके से आपकी चीजें मेरे पास पड़ी हुई है, आपके पास एक्सेस है कि नहीं है। तो दिस इज द सिंपल। एक हमारे पास लोकल बेस्ड होता है और एक हमारे पास सर्वर बेस्ड होता है। इसकी मैं आप लोगों को थोड़ी सी बोनस लैब है, क्योंकि हमारे पास वो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं वैसे ही दिखा दूंगा। सेंट्रलाइज ट्रिपल ए, सेंट्रलाइज ट्रिपल ए इज मोर स्केलेबल एंड मैनेजेबल देन लोकल, ठीक है ना। लोकल पे हमें इतना ज्यादा स्केलेबल नहीं है और मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो कि हमारे पास लाजमी एक सिस्टम ही जिस चीज के लिए बनाया गया है तो उसको मैनेज करना ज्यादा आसान होगा। देयरफॉर इट इज preferred AAA implementation. A centralized AAA system may independently maintain database for authentication, authorization and auditing. ठीक है, AAA सर्वर है तो लाजमी ये तीनों काम करेगा। जो प्रोटोकॉल ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी हम लोग यूज करते हैं और LDAP यूज करते हैं, लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें जो दो सर्विसेज जो है ना हमारे पास जो सिस्को ने डिफाइन किए हैं, एक रेडियस है, ठीक है, रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस, ठीक है। रेडियस इससे ये बनता है रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस। ये जो है ना ये ओपन सोर्स है, ये हर एक यूज कर सकता है, ओपन सोर्स है, मतलब फ्री टू यूज है, आप इसको कह सकते हैं, दिस इज फ्री टू यूज। मगर दूसरा एक और है टेक प्लस, ठीक है। इससे बनता है टर्मिनल एक्सेस कंट्रोलर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, टेक प्लस। ये सिस्को का अपना है, इसके पैसे देने पड़ते हैं, ये फ्री नहीं है, फ्री टू यूज नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला ज्यादातर हमारे पास जो प्रेफर किया जाता है वो रेडियस सर्वर ही प्रेफर करते हैं ज्यादातर इंजीनियर्स, क्योंकि ये फ्री है, फ्री टू यूज है। मगर लाजमी जब जो एक फ्री टू यूज होगी उसमें कुछ खामियां होंगी, और टेक में जो कि पेड वर्जन है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स होती ही हैं, दैट्स व्हाई उसको पेड वर्जन बनाया जाता है। तो ये सर्वर ये दो सर्विसेज हम दरमियान में यूज करते हैं, या तो आप रेडियस सर्वर यूज कर लें या फिर टेक यूज कर लें। जो बात याद रखने वाली यही है कि रेडियस जो है वो फ्री टू यूज है, एंड टेक है जो है सिस्को का अपना है, सिस्को का की ही कॉपीराइट है इसके ऊपर, और इसको बगैर उसके यूज नहीं किया जा सकता। फंक्शनैलिटी एंड हमारे पास टेक हो और उसने रेडियस को, दोनों को उसने कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आई है वो टेक और रेडियस को उसने आपस में कंपेयर किया हुआ है, ये टेक है और एक रेडियस है। इट सेपरेट्स ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। मतलब ऑथेंटिकेशन एक साइड पे होगी, फिर वो ऑथराइजेशन करेगा और फिर वो अकाउंटिंग परफॉर्म करेगा, जबकि रेडियस में ऐसे नहीं होता। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन एक ही वक्त में हो जाती है, एक ही जगह पे हो जाएगी। जैसे ही ऑथेंटिकेट होंगे वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा काम भी है, ये कर सकता है। बट सेपरेट्स अकाउंटिंग को उसने अलग रखा हुआ, ठीक है। विच अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन देन टेक, ठीक है। दिस अलाउज मॉड्यूलरिटी ऑफ द सिक्योरिटी। अब ये जो अलग अलग चीजों को कर रहा है इससे हमारे पास सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और स्टैंडर्ड क्या है, मोस्टली सिस्को सपोर्टेड, ठीक है ना, सिस्को ही की डिवाइसेस को सपोर्ट करती हैं इसको। ओपन RFC, ठीक है, रेफरेंस जो है हमारे पास ओपन है, ठीक है ना।
पोर्ट हमारे पास यूज किया रहा है टीसीपी। टीसीपी आप लोगों को पता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो कि सिक्योर्ड होती है। जो भी ट्रांसमिशन हो रही होती है हमारी टीसीपी के ऊपर वो सिक्योर ट्रांसमिशन हो रही है, तो ये सारा कुछ सिक्योर्ड है, ठीक है, ये सारे के सारा सिक्योर्ड है। जबकि ये यूडीपी पे ट्रांसफर कर रहा है, ये इसमें सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, एज सच इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। और फिर प्रोटोकॉल चैप हमारे पास है, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, बाय डायरेक्शनल चैलेंज एंड रिस्पांस एंड यूज्ड इन चैलेंज। मतलब ये क्या करेगा, हैंडशेक करेगा और दोनों साइडों से, और फिर ये जो है विद द हेल्प ऑफ हैंडशेक चैलेंजिंग हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ये जो है यूनिडायरेक्शनल चैलेंज एंड रिस्पांस फ्रॉम द रेडियस सिक्योरिटी सर्वर टू द रेडियस क्लाइंट, ठीक है। तो ये इसमें इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि टीसीपी जो है वो हैंडशेकिंग करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ये इनक्रप्ट द एंटायर बॉडी ऑफ द पैकेट। अब कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या है, टैग क्या करता है, पूरे के पूरे डेटा को जो है वो इनक्रप्ट करके भेजेगा। हेडर हो, उसके साथ उसका जो कुछ हो, हेडर भी मैंने आप लोगों को IP4 का हेडर पढ़ाया था और IP6 का हेडर भी पढ़ाया था। तो ये इसी तरह के हेडर्स होते हैं जिनको वो इनक्रप्ट करके भेजेगा। ये जो है ना रेडियस सर्वर जो है ना वो खाली पासवर्ड को इनक्रप्ट करता है, बाकी किसी भी चीज को इनक्रप्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनक्रप्ट ओनली द पासवर्ड in the access request packet from the client to the server, the remainder of the packet is unencrypted. So this is more secured, ठीक है, ये more secured है। Customization provides authorization of router commands on peer-to-peer and peer-to-group basis, has no option to authorize router commands, ठीक है ना। Accounting limited है इसकी, ठीक है, और ये extensive है। अकाउंटिंग के जो लॉग्स बन रहे होते हैं, ट्रिपल ए के जो अकाउंटिंग लॉग्स हो रहे होते हैं, अब लाजमी अकाउंटिंग में हमारे पास हमने बात की है कि भाई लॉग्स की ही हमें सारी की सारी जरूरत है जो कि बैकएंड पे हो रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है। सेंट्रलाइज्ड ट्रिपल ए also enable the use of the accounting method, ठीक है। Accounting records from all devices are sent to the centralized repository. Centralized जो आपके पास सर्वर लगा हुआ है उसमें जाएंगे, which simplifies auditing of the user actions, जो कि सिंप्लीफाई करता है कि जी आपका यूजर ने क्या क्या एक्शंस परफॉर्म किए, मतलब एक एक चीज को वो रिकॉर्ड किया जाता है। जो सिंगल एंटिटी है वो भी रिकॉर्ड की जाती है कि किस वक्त आया, क्या क्या किया, कब चला गया, किस वक्त क्या कर रहा था, किस वक्त आइडल बैठा हुआ था। मतलब कि ये जो ISP वाले होते हैं ना, आप जो भी जब लॉगिन होने के बाद आपने जो ट्रैफिक जनरेट की होती है उसका सब कुछ हमें पता होता है कि भाई ये क्या कर रहा है। अकाउंट जितने भी ये आप जैसे लेट सपोज आप PTCL पे बैठ के यूज कर रहे हैं, तो PTCL का जो सर्वर पड़ा होगा उसके ऊपर जो बंदा बैठा होगा वो आपकी एक एक हरकत को देख रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कौन सी साइड पे जा रहे हैं, कौन सी साइड पे नहीं जा रहे हैं, सब चीजों को वो देख रहा होता है। ट्रिपल ए अकाउंटिंग कलेक्ट्स एंड रिपोर्ट यूजेज डेटा इन ट्रिपल ए लॉग्स। दी लॉग्स आर यूजफुल फॉर द सिक्योरिटी ऑडिटिंग, ये आप लोगों को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। The collected data might include the start and stop connection time, ठीक है, जो आपने स्टार्ट किया कनेक्शन, आपने स्टॉप किया, एग्जीक्यूटेड कमांड, आपने क्या क्या कमांड एग्जीक्यूट की, कितने पैकेट्स भेजे और उस पैकेट्स में बाइट्स क्या थी, सब कुछ वो हमें पता होता है। One widely developed use of account is to combine it with the AAA authentication. This helps with managing access to the internet working devices, but networking and यही चीजें मैंने आपको बता दी कि भाई एक एक चीज जो है वो मॉनिटर हो रही होती है। और जब वैसे काम में बैठ के मॉनिटर नहीं की जाती, जब कोई ना कोई एरर आ रहा होता तो फिर बैठ के मॉनिटर करते हैं, बाकी चीजें देख सकते हैं। ट्रिपल ए अकाउंटिंग लॉग्स कंटिन्यूस, हमारे पास फिर वही चीज चल रही है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी देन जस्ट ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन से ज्यादा सिक्योरिटी हमारी अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। The AAA server keeps a detailed log of exactly what the authenticated user does on the device, बता चुका हूँ। Include all the executes and configuration commands, ये भी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। When the user has been authenticated, the AAA accounting process generating a start message to begin the accounting process. अब वो स्टार्ट शुरू कर देता है कि भाई हाँ भाई स्टार्ट हो जाओ, बंदे ने लॉगिन कर लिया और बस फिर वो स्टार्ट हो जाता है हर चीज आपकी देखना। When the user finishes, a stop message is recorded in the accounting process. और आप जैसे ही लॉग आउट करते हैं अपने अकाउंट से तो फिर वो एक स्टॉप मैसेज भेजता है जिससे उसको पता लग जाता है कि भाई बंदा जो है वो लॉग आउट हो गया, बस इस बंदे की अकाउंटिंग हमारे पास इतनी ही थी। किस किस किस्म के लॉग्स बनाता है, क्या वो सारा की सारा हम देखें। नेटवर्किंग अकाउंटिंग, ठीक है, नेटवर्क कैप्चर्स, नेटवर्क पे जितनी भी अकाउंटिंग होती है, जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, सेशंस बन रहे हैं, सबके सबको वो कर रहा होता है।
कनेक्शन अकाउंटिंग, SSH सेशन चल रहा है आपके पास, आपने कोई और टेलनेट का सेशन चलाया है, आपने किसी और चीज का सेशन चलाया है, सारे के सारे सेशन के लॉग्स बन रहते हैं। एग्जीक्यूट कमांड अकाउंटिंग, it captures information about the exact terminal session on the network access, including username, data, date, start, stop time and access server IP वगैरह वगैरह, सब के सब को कैप्चर कर रहा होता है इसके अंदर। सिस्टम अकाउंटिंग, इट कैप्चर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल सिस्टम लेवल इवेंट्स, जो भी सिस्टम के लेवल के इवेंट्स हैं सबको कैप्चर कर रहा होता है। कमांड अकाउंटिंग, it capture information about the exact shell command for a specific privileges level। आपके privileges होते हैं, हर एक को कितने privileges दिए गए हैं, किसी के ऊपर कितने privileges हैं, किसी को कोई privileges है, as well as the date and time which each command got executed, साथ ही साथ उसका date है और time भी वो बता देता है कि हाँ भाई इस date और इस time के ऊपर इस बंदे ने ये command चलाई थी, और and the user who execute and किस user ने वो command चलाई है वो भी वो बता देता है। Resources accounting, it captures start and stop records, support for connection that had been past user authentication। ठीक हो गया, तो ये सारी चीजें हमारे पास एक बार एक करके आ जाते हैं। सो हमारे पास दिस इज द समरी, और ये हमने सारी चीजें यहाँ पे पढ़ ली हैं और ये मॉड्यूल हमारे पास यहाँ पे एंड होता है। सो एनीवन हैज एनी क्वेश्चन तो ही कैन आस्क, नहीं तो हम मॉड्यूल 20 शुरू करने लगे। तो मेक श्योर कि आपने ये 3 चीजें तो जरूरी देखनी है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। अच्छा, तो शुरू करते हैं, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम व्हाट इज चैप? चैप इज चैलेंजिंग हैंडशेक प्रोटोकॉल, हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल है। तो हम जब टीसीपी के ऊपर कोई भी काम कर रहे होते हैं, टीसीपी का आपको सर ने शायद समझाया होगा कि टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो एक सिक्योर प्रोटोकॉल है और वो हैंडशेकिंग करता है, ठीक है ना। पहले वो एक भेजता है कि जी मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, कम्युनिकेट करने के बाद वो जो आपका लेट्स सपोज आई एम द क्लाइंट और मैं किसी के साथ करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं पहले उससे सिंक भेजूंगा, सिंक के बाद एक्नॉलेज सिंक आएगी, एक्नॉलेज सिंक के बाद फिर वो आएगी। तो 3 वे हैंडशेक जिसे हम बोलते हैं, 3 वे हैंडशेक जो है वो ये चैप भी यही काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सर AAA सर्वर के ऊपर डेटाबेस इंस्टॉल है, होती है। AAA सर्वर एक्चुअली होता क्या है देखें ना, मैं आपको यहाँ पे पैकेट ट्रेसर दिखाता हूँ। एक चीज मैंने पहले बनाई थी, तो चलो वही देख लेते हैं, नहीं तो फिर दोबारा बनानी पड़ेगी। ओपन ये टैग, देखिए ये एक राउटर है हमारे पास, इस राउटर को जरा फिलहाल निकाल लेते हैं, अपना इधर से निकाल लेते हैं। ये AAA सर्वर है मेरे पास, ठीक है। ये देखें, ये पहले मेरे पास, ये जो हम लोग ने पहली बात की थी कि भाई लोकल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास लोकल है। लोकल अगर आप सर्वर के ऊपर आए हैं और मैं अगर CLI में आऊं, यहाँ पे अगर Control3 है, क्या है, Control4 है, ये हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है। अच्छा, यूजर नेम मेरे पास मैंने क्या रखा था यार, अभी यूजर नेम मैंने तो नहीं रख दिया था, पासवर्ड CISCO। अच्छा हाँ, तो ठीक हो गया ना, मैंने इसके ऊपर AAA कॉन्फ़िगर किया हुआ है, AAA कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर टेलनेट भी नहीं, इसके ऊपर लॉगिन नहीं कर सकता हूँ। मुझको वापस इसको जरा एक दफा वो कराना चाहिए। यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं टेलनेट कराता हूँ इधर से, डेस्कटॉप में आके टर्मिनल पे आते हैं, Control3 करते हैं, Control4 करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं करवा रहा हूँ टेलनेट 192.168.1.1 कहता है यूजर नेम बताओ। यूजर नेम मैंने क्या रखा था, हाँ ये देखिए, ये मैं आ गया यूजर नेम और उसका। अब ये क्या हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे अगर इनेबल करूँ और शो इनेबल का पासवर्ड मैंने रखा था, हाँ शो रन कराऊं, तो देखिए मैंने एक लोकल यूजर, अभी बात ये थी मैंने यहाँ पे टैग डिफाइन कर रखा है। ये देखें मैंने ये देखें, ये AAA सर्वर, ये वाली लाइन अगर आपको नजर आ रही हो, AAA ऑथेंटिकेशन लोकल डिफॉल्ट लोकल, ये मैंने लोकल भी रखा हुआ है कि भाई बिलफर्ज मेरा अगर वो डाउन हो जाता है
ट्रिपल ए सर्वर, तो फिर तो मैं स्टक हो जाऊंगा, फिर तो मुझको पता ही नहीं लगेगा कि भाई मैंने क्या चीज बनाई थी और मैं किस तरह से लॉगिन करूंगा अपने राउटर के ऊपर। तो मैंने एक अपना वो बना रखा हुआ है लोकल यूजर तक, ताकि अगर इस वक्त अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैं अपने सर्वर से डिस्कनेक्टेड हूँ, मगर अगर मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ये कनेक्ट हो गया मेरा सर्वर, और सर्वर के ऊपर एक दफा आके देखते हैं कि हमने किया हुआ क्या रखा हुआ है। कॉन्फ़िग में आके हम देखते हैं सर्विसेज में, ट्रिपल ए सर्विस में, ट्रिपल ए सर्विस मैंने ऑन कर रखी हुई है, क्लाइंट मैंने ये ऐड किया हुआ है। मैंने सबसे पहले बता रहा था कि मेरा राउटर का नाम क्या है, मैंने राउटर का नाम नहीं रखा हुआ, मैंने राउटर का नाम राउटर ही रखा हुआ है, जो जिस राउटर पे मैं काम कर रहा हूँ। आईपी क्लाइंट मेरे पास वहां पे क्या है, 192.168.2.2 है, ठीक है ना, जिससे मैं सीक्रेट की क्या रहा है, मैंने अपना नाम दिया हुआ सीक्रेट की। और मैं सर्वर कौन सा यूज करना चाह रहा हूँ, मैं टेक यूज करना चाह रहा हूँ, टेक यूज करना है, फिलहाल मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से ये सेव की हुई है। मैंने यहाँ पे अगर नीचे आप देखें तो मैंने पहले से सेव की है। यहाँ पे एक यूजर बना लेते हैं जो कि टेलनेट कर सके या कोई भी काम कर सके, और ऑथेंटिकेशन अब होगी कहाँ से होगी, वो होगी स्टैक सर्वर के से। अभी आपने पासवर्ड लिखा हुआ था सिस्को, मगर अब हमने यहाँ पे एक यूजर बना रखा हुआ है एडमिन और सिस्को, एडमिन और सिस्को के नाम से हमने बना रखा हुआ। ये अगर आप यहाँ पे ये वाला देखें तो एडमिन और सिस्को के नाम से रखा हुआ। अब मैं आ रहा हूं, मैं अगर इसके ऊपर अपना टेलनेट करवाता हूं, इसको तो एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं अगर टेलनेट कराऊं, टेलनेट 192.168.1.1, अब मैं अगर यहाँ पे सुमेर दूंगा ये नहीं लेगा, सुमेर पासवर्ड मांगता है सिस्को। अच्छा, इसके मेरे ख्याल में सर्वर ऑन नहीं हुआ है, दोबारा देखते हैं कि टेलनेट 192.168.1.1 टेलनेट करवा रहा हूँ मैं, यूजर नेम दे रहा हूँ एडमिन और पासवर्ड दे रहा हूँ सिस्को। अभी इसने नहीं लिया क्योंकि मेरा सर्वर अप नहीं हुआ है अभी तक। मेरे ख्याल में सर्वर देखें आप हुआ है कि नहीं हुआ, अप हो तो जाना चाहिए इसको। चलें, जब तक सर्वर अप होता। सर्विसेज ट्रिपल ए सर्विसेज में मेरे पास 192 है, राउटर है, सुमेर है, ठीक है, टेक है 2.1 है, ठीक है, ओके, सब ठीक है। तो फिर मुझे लॉगिन क्यों नहीं करने दे रहा है? अच्छा, इसको एक दफा बंद करके दोबारा ऑन कर लेते हैं। टेलनेट 192.168.1.1, यूजर नेम है एडमिन, पासवर्ड है सिस्को, यूजर नेम है एडमिन, पासवर्ड है CISC, पासवर्ड यही रखा हुआ है ना मैंने, क्यों नहीं दे रहा? खैर, जब तक ये वो टाइम आउट एक्सपायर्ड हो गया है होगा, या इसको देखते हैं कि क्यों नहीं दे रहा। देना चाहिए, तो मैंने सारा कुछ किया था, चेक करके मैंने इसको बंद किया। टेक है, टेक है, राउटर है, सीक्रेट सुमेर है, ठीक हो गया, सब कुछ सही है। तो दे देना, मैंने IP कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, 2.2 दिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने 2.2 दिया हुआ है, सही है। नेक्स्ट जरा देखते हैं जब तक ये वो सर सर्विस ऑफ है सर्वर में। दोबारा कहो, आवाज नहीं आ रही। सर्विस ऑफ है सर्वर के अंदर सर्विस ऑफ की हुई है यार। ये छोटी छोटी चीजें ना कभी कभार में बड़ी प्रॉब्लम दे देती हैं। कहाँ गया मैं, ये सर्विस ट्रिपल ए, हाँ सर्विस ऑफ की भी थी यार, ये देखो सर्विस ऑफ की भी थी, ठीक हो गया, सर्विस ऑफ की भी थी। चलो इसको ऑन कर दिया अभी। अब आते हैं इसके ऊपर, टेलनेट कराया 192.1, यूजर नेम है एडमिन, पासवर्ड है सिस्को, और इसने हमें एक्सेस दे दिया, ठीक है। फिर हमारे पास सीक्रेट पासवर्ड भी हमने लगाया था, ठीक है। तो शो रन करवा के देख लें कि भाई ये हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन हमारे पास डिफॉल्ट, ये कमांड यही है, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफॉल्ट ग्रुप टेक हैक प्लस लोकल। मैंने इस वजह से दिया हुआ है कि भाई अगर मेरा सर्वर डाउन हो जाता है तो मेरा लोकल यूजर भी ले ले। अभी लोकल यूजर को अगर हम करवा के देखें तो यहाँ पे देखें हमने ऑथेंटिकेशन भी दी हुई है और ऑथराइजेशन भी दी हुई है, ठीक है। कमांड यही लिखनी है आपने राउटर के ऊपर, और कॉन्फ़िग टी करके कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाके आपने ये दोनों कमांड लिखनी। उसके बाद अगर आप देखें तो यूजर नेम, मैंने पासवर्ड यूजर नेम लोकल यूजर नेम, अभी अगर ये लोकल यूजर नेम है ना जो मेरे जो राउटर के ऊपर लगा हुआ है, और पासवर्ड जो है वो सिस्को है, उसका मैंने रखा हुआ। अगर मेरा
बिलफर्ज अगर मेरा वो AAA सर्वर डाउन हो जाता है तो फिर मैं कहीं ना कहीं से तो अपने राउटर को एक्सेस करूंगा ना, राउटर भी मेरा लॉक हो जाएगा नहीं तो हमें एक लोकल यूजर भी रखना ही होता है, एक से बल्कि ज्यादा ही रख लें तो बेहतर होता है। गीगाबाइट ईथरनेट देखें मैंने दोनों कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। गीगानेट 0/0 पे मैंने ये आईपी एड्रेस दिया है, 0/2 पे मैंने ये आईपी एड्रेस दिया है। टेकएक्स सर्वर मैंने आपको बताया, हाँ ये एक कमांड है हमें देनी होती है कि हमें टेकएक्स सर्वर को भी ऑन करना है या उसकी सर्विसेज रन करवानी है। तो टेकएक्स सर्वर जो है हमारे पास हम डिफाइन करते हैं, कमांड है टेकएक्स सर्वर होस्ट मैंने क्या बताया हुआ है कि मेरे पास ये जो सर्वर लगा हुआ है ये वाला, ये जो है ये 192.168.2.2 है, ठीक है 2.2 है। और इसका जो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इसका डेस्कटॉप, ये देखें ये 2.2 दिया हुआ है 192.168.2.2। और यहाँ पे अगर आप आके वापस आके देखें उसके ऊपर AAA के ऊपर तो की मैंने सुमेर के नाम से रखी हुई है, ठीक है। तो यही की हमने यहाँ पे भी डिफाइन की हुई है, यही की हमने बताया हुआ है कि भाई टेकएक्स सर्वर है मेरे पास, होस्ट कौन सा है, ये वाला सर्वर है होस्ट 192.168.2.2 वाला होस्ट है। और की मेरे पास क्या है, की मेरे पास मैंने सुमेर रखी हुई है, ठीक है। लाइन कंसोल मैंने VTY रखे हुए और ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास सारी चीजें आ जाती हैं। अभी यहाँ से एग्जिट करें और अब लोकल को अगर हम करना चाहें, लोकल हमारे पास यूजर क्या था, सुमेर था, उसका पासवर्ड था सिस्को, एक्सेस डिनाइड दे दिया, ठीक है, क्योंकि लोकल उस वक्त बंद हो जाता है। लोकल उस वक्त खुलेगा जबकि आपका AAA सर्वर बंद हो जाएगा। इस वक्त क्योंकि AAA सर्वर हमारा पास ऑन है तो ये हमें लोकल यूजर को उसने ब्लॉक किया हुआ है, लोकल यूजर पे वो हमें एक्सेस करने नहीं देता। और जैसे ही हम उसको लोकल हमारा ये वाला ये जो बंद करेंगे, हम इसको अपने सर्वर को, इस वाले सर्वर को हम अगर बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा लोकल यूजर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक छोटी सी बोनस लैब है। बाकी मेरे ख्याल में कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी आती है। मैंने खाली ये किया हुआ है कि एक सर्वर, एक पीसी लिया हुआ है, इसको जरा देख लें अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो। पीसी में मैंने जो है पासवर्ड आईपी कॉन्फ़िगरेशन में मैंने दिया 192.168.1.2 दिया हुआ है और 255 इसका वो आईपी वो है सबनेट मास्क है। और ये गेटवे है मेरे पास, ये इस वाले जो पूरा नेटवर्क है उसका गेटवे ये है G0/0, ठीक है। बस यही यहाँ पे हमने यहाँ पे यही सेटिंग की हुई है और कोई सेटिंग नहीं की हुई पीसी के ऊपर। जो राउटर है, राउटर की मैंने आप लोगों को पहले बता दी थी, अभी हमने सारी देखती आई है। इनेबल सिस्को शो रन हमने किया था तो हमें अभी सब चीजें पता लग गई थी, ठीक है। राउटर का नेम मैंने राउटर ही छोड़ दिया था, मैंने नहीं रखा ना। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड भी मैंने किया हुआ है, ठीक है। और AAA न्यू मॉडल से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कमांड हमारे पास चलती है इनेबल सीक्रेट, सीक्रेट के बाद मैंने पासवर्ड रखा हुआ है सिस्को जिसको इनक्रप्ट करके उसने दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग ने AAA अगर हम लोग ने शुरू करना है तो या AAA की हम लोग ने सर्विसेज चलानी है तो सबसे पहली कमांड आती है AAA न्यू मॉडल। या अब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे चल रही है कमांड्स, ठीक है ना। AAA का न्यू मॉडल लिख के एंटर करेंगे तो हमारे पास इसकी सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। फिर हमारे पास आती थी हमें ऑथेंटिकेशन डिफाइन करनी है और ऑथराइजेशन डिफाइन करनी है। ऑथेंटिकेशन हमने बता दिया कि भाई ऑथेंटिकेशन ले लो, लॉगिन किस टाइप की ले लो, लॉगिन डिफॉल्ट जो भी हमारा है, ग्रुप कौन सा हो, टैकएक का हो। टैकएक भी आप डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे रेडियस भी डिफाइन कर सकते हैं। एक मिनट मैं पानी पी लूं। आगे मैंने लोकल इस वजह से दिया हुआ है कि भाई बिलफर्ज अगर मेरा टैकएक सर्वर फेल हो जाता है तो मुझको लॉगिन करवाए लोकल यूजर्स के साथ। तो जो लोकल यूजर जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है तो वो लोकल यूजर के साथ डिफाइन कर देगा। सेम हमने अभी ये सारी चीजें पढ़ी हैं, AAA ऑथराइजेशन करे, एग्जैक्ट करे, ठीक है ना। एग्जैक्ट में हम लोगों ने मॉडल पढ़ा था, अभी वो सारी चीजें देख ले। कहाँ से करे, डिफॉल्ट उठाए, ग्रुप कौन सा हो, टैकएक का हो, टैकएक प्लस का हो या रेडियस का हो, दोनों आप कर सकते हैं। लोकल मैंने इस वजह से किया हुआ है कि भाई अगर मेरा सर्वर फेल हो जाता है तो लोकली भी मुझे ऑथराइजेशन दे। यूजर नेम आपने देखें, ये जो लोकल यूजर मैंने जो ये मैं यहाँ पे बार बार लोकल यहाँ का वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, ये यही डिफाइन कर रहा है कि अगर मेरा टैकएक सर्वर फेल हो जाता है तो मुझको ये वाला यूजर नेम और ये वाला पासवर्ड जो है वो एंटर करने दे और मैं फिर इसके अंदर एंटर हो सकूँ। हो सकता है कि मेरे राउटर की वजह से मेरा टैकएक वो AAA सर्वर डाउन हुआ हो, नहीं तो फिर मेरा तो राउटर पे मैं लॉगिन ही नहीं कर सकूंगा, तो मुझे एक लोकल यूजर देना होता है। एक दे दें या दो दे दें, जितने मतलब आपका दिल करता है। फिर वो आपने देख लिया कि गीगाबिट 0/0 पे मैंने इंटरफेसेस दोनों के आईपी एड्रेसेस दे दिए हैं। गीगाबाइट इथरनेट 0/1 के ऊपर आईपी एड्रेस दे दिया है। नो शट की कमांड से मैंने शट कर दिया। और कुछ और मैंने, हाँ, और लास्टली हमने टैकएक सर्वर को जो है ऑन किया है।
हमने बताया कि भाई टेकेक्स सर्वर मेरा पड़ा है, मगर मेरा टेकेक्स सर्वर कौन सा सर्वर है, मेरा जो मशीन है जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.2.2 और उसकी की जो है, जो ऑथेंटिकेशन की है वो सुमेर है, तो वो आपने वहां से उठानी है। ये मेरा टेकेक्स सर्वर पड़ा है जिससे वो अपने आप को ऑथेंटिकेट करेगा। और ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस थी सारी इसकी राउटर की। फिर हमारे पास इसमें अगर सर्विसेज में आए तो अगर आप सबसे पहले मुझे आईपी एड्रेस देना है तो लाजमी मैंने ये वाला गीगाबाइट 0/1 के ऊपर जो रखा हुआ है 2.1 रखा हुआ है, तो मैंने इसको 2.12 दे दिया है। और जो मेरा डिफॉल्ट एड्रेस है वो हमारा हमेशा डिफॉल्ट गेटवे जो है वो हमारे पास ये वाला एड्रेस आ जाता है। ठीक हो गया। फिर हम लोग सर्विसेज में चले जाना है, ट्रिपल ए पे जाना है। सबसे पहले मुझे राउटर का नाम बताना है। ठीक है, सर्विस को ऑन कर दें। पहला काम ये करेंगे भाई सर्विस को ऑन कर लिया करें। मैंने चेक करने के लिए सर्विस ऑफ की होगी और फिर मैं ऑन करना भूल गया। फिर क्लाइंट नेम आपने बताना है। क्लाइंट नेम क्या, ये डेटाबेस सर्वर भी हो सकता है, आपका डेटाबेस सर्वर हो सकता है, आपका कोई और मशीन हो सकती है, आपका राउटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पे ये बताना है कि भाई मेरा राउटर है, ये राउटर मेरे इसका नाम जो है वो राउटर मैंने चेंज नहीं किया है। राउटर का एड्रेस क्या है भाई, मैं बता रहा हूँ कि भाई कोई 192 है .168 है .2.1 पे हमने रखा हुआ। सीक्रेट क्या रखी है भाई, हम राउटर में डिफाइन करके आए हैं, ये यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी। वैसे डिफाइन यहाँ करते हैं फिर राउटर के ऊपर डिफाइन की जाती है। सर्वर टाइप का ले रहे हैं आप, रेडियस ले रहे हैं या टैक ले रहे हैं। ठीक है, रेडियस ले लें या टैक ले लें, आप जो सा भी लेना चाहते हैं वो ले लें। फिर ऐड करवा लें उसको। ठीक है, मैं ऐड फिलहाल मेरे पास वही चीज पहले से ऐड है। यूजर नेम में आपका कोई भी ले लें, चलो साजिद ले लेते हैं, SHAJID साजिद। पासवर्ड हम लिख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, और इसको ऐड करा लें। अब ये 2 यूजर्स ऐड हो गए। इसी तरीके से आप यूजर ऐड कराते जाते हैं और सारे के सारे यूजर्स जो हैं, और इसको बंद कर लें। अब आप हमारे अगर देखना चाहते हैं तो आ जाए, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आ जाए और यहाँ पे आप अगर टेलनेट कराते हैं, यूजर नेम SHAJID साजिद 1 2 3 और उसने मुझको ये वो दे दिया है, एक्सेस दे दिया है, और पासवर्ड हमने रखा हुआ है सिस्को, ये इनेबल सीक्रेट पासवर्ड है, और ये सारी चीजें दीजिए। तो टैग सर्वर भी बना सकते हैं आप, रेडियस सर्वर भी बना सकते हैं आप, जो सा दिल करे वहां पे बना लें। ये चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। आप खुद ये अच्छा, ये लैब जो मैंने पिछली दफा भी आपको एक लैब करवा दी थी, नेटकॉन्फ की लैब कराई थी। वो ये लैब्स जो है ना, जो मैं आप लोगों को करा देता हूँ, ये लैब बोनस लैब समझे बस इनको। ठीक है, ये ऐसा आपके वो उसमें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये बोनस लैब्स हैं। सर सिस्टम अकाउंटिंग नहीं क्लियर हुआ। अच्छा, सिस्टम अकाउंटिंग नहीं क्लियर हुआ तो देख लेते हैं सिस्टम अकाउंटिंग का। सिस्टम अकाउंटिंग था किधर, हाँ ये सिस्टम कैप्चर इन्फॉर्मेशन अबाउट सिस्टम लेवल इवेंट। सिस्टम के लेवल के ऊपर जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, देखिए आप कोई चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई चीज सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई चीज आप डिलीट कर रहे हैं, और क्या होता है रीनेम कर रहे हैं, और इसी तरह के जो सिस्टम लेवल के ऊपर जो ये चीजें होती हैं उनकी भी कभी लॉग्स बना के रखता है। ओके मेरे पास कहाँ गया, नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूल आ रहा है दैट इज मॉड्यूल 20 साइबर ऑप्स, मॉड्यूल 20 थ्रेट इंटेलिजेंस। अब थ्रेट इंटेलिजेंस हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, कोई लैब नहीं है इसके अंदर भी। स्लाइड शो फ्रॉम स्लाइड। अच्छा, अभी हमने थ्रेट इंटेलिजेंस जो हमारे पास मॉड्यूल 20 है दैट इज थ्रेट इंटेलिजेंस। क्या करना है कि भाई इंफॉर्मेशन रिसोर्स क्या है, थ्रेट इंटेलिजेंस है क्या। देखें आप सिक्योरिटी वाले जो है ना, हम जितने भी सिक्योरिटी वाले हैं, ये सारा दिन ही हमारा तकरीबन समझे कि हमें पढ़ने में ही गुजारना पड़ता है इंटेलिजेंस, जितने भी ये सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी इतनी तेजी से चेंज हो रही होती हैं, इतनी तेजी से नई नई चीजें आ रही होती हैं, पुरानी चीजें खत्म होती जाती हैं, तो वो पता ही नहीं लगता। जो आज से कोई 10 साल पहले या आज से 6 महीने पहले जो है वो जो चीज चल रही थी वो आज बिल्कुल चलती ही नहीं है। ठीक है ना, जो जिस तरीके से पिछले महीने किसी ने अटैक करने की कोशिश की थी, किस तरह से की थी, वो आज उसके ऊपर जो है वो काम ही नहीं करती है। और वो किस तरह से उसने अटैक किया, कैसे किया। फिर इस तरह की कम्युनिटीज बननी चाहिए कि जो सारी की सारी किस तरह से अटैक्स आते हैं और कौन सा अटैक आया, जो कि फौरन जो है लोगों को इंटीमेशंस दें, खासकर सिक्योरिटी वालों को,
और वो उससे फिर चीज़ों को सीख सकें और उनको पता हो कि भाई किस तरह से होता है और मैंने कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज में आ जाती हैं और थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज में आ जाती हैं। डाइजेस्ट छपते हैं, महीने के डाइजेस्ट हैं, 6 महीने के डाइजेस्ट हैं, इस तरह के हर रोजाना के पॉडकास्ट हैं, ब्लॉग्स हैं, इस तरह की सारी चीजें आप किधर किधर से इंफॉर्मेशन जो है ले सकते हैं अबाउट कि भाई ये वाला वायरस आया था या ये वाला अटैक आया था, सॉरी इस अटैक में क्या क्या चीजें, वो अटैक क्या करता है, किस तरह से किया गया था और वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी चीजें हैं। नेटवर्क इंटेलिजेंस कम्युनिटी हमारे पास सबसे पहले आ रहा है। नेटवर्क इंटेलिजेंस कम्युनिटी हमारे पास क्या है भाई, बात दरअसल वही आ गई है कि भाई ऐसी कोई कम्युनिटीज होनी चाहिए जो कि लोगों को अवेयरनेस दे सकें, लोगों को बताएं कि भाई क्या कैसी सिक्योरिटीज होती हैं, कैसे काम होता है और वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन हो। लेट सपोज ये आप आगे MS कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं और सिक्योरिटी में करना चाहते हैं, तो ये कम्युनिटीज आपको काफ़ी हेल्प करती हैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। टू इफेक्टिवली प्रोटेक्ट नेटवर्क, द सिक्योरिटी प्रोफेशनल मस्ट स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटीज। ठीक है ना, तो आपको ने जो है अगर सिक्योरिटी पे काम करना है तो आपको हमेशा इन्फॉर्म लेना रहना चाहिए कि भाई सिक्योरिटी एंड थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटीज आजकल कौन कौन सी चल रही हैं, कौन कौन सी आ सकती हैं। जिस तरह पिछले दिनों एक रैंसमवेयर बहुत ज्यादा आ रहा था। There are many security organizations that provide network intelligence, ठीक है ना, रिसोर्सेज, वर्कशॉप्स करवाती हैं, वो कॉन्फ्रेंस करवाती हैं, हेल्प करती हैं, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं जिनसे आप बात पूछ सकते हैं कि भाई ये कैसे हो रहा था, कैसे नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। इस तरह की डिस्कशंस कम्युनिटीज होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं और ये सारी चीज़ें अटेंड करनी पड़ती हैं अगर नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर आप काम कर रहे हैं। To remain effective, a network security professional must keep abreast of latest threat. आपको हर लेटेस्ट थ्रेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और कम से कम थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना, ठीक है ना। इंक्लूड सब्सक्राइबिंग टू रियल टाइम फीड्स, ठीक है ना, आपने कुछ सब्सक्रिप्शन ले ली, मोस्टली जो है मुफ्त ही चल रही होती है सब्सक्रिप्शन वगैरह, मुफ्त भी होती है, पेड भी होती है, मगर ये ज्यादातर जो है ना मुफ्त वाली ज्यादा वो सही होती हैं इनिशियल लेवल के लिए। अगर आपने बाद में अगर आप किसी प्रोफेशनल उस पर काम करते हो तो फिर वो आपको वो भी ले सब्सक्रिप्शन भी दे देंगे। अच्छा, कंटिन्यू टू अपग्रेड स्किल्स, इंक्लूड अटेंडिंग सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रेनिंग्स। आपने जो है ना बस जब सिक्योरिटी में आ गए हैं तो बस आपने फिर सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स कर लेते रहना है। गायब गायब सिस्को करवाता है और बहुत सारी कंपनी है, सिस्को भी करवाता है, पोलो आल्टो करवाता है, फोर्टिनेट करवाता है, VMware वाले कराते हैं, AWS कराता है, बहुत सारे लोग जो है सिक्योरिटीज के वर्कशॉप्स कराते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कराते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आप जो नोट है वो ये है सिक्योरिटी वाले के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी हैज अ वेरी स्टीप लर्निंग कर्व एंड रिक्वायर्स अ कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है ना कि भाई एकदम आपने आज जो नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ी थी, अगर आप उसको 6 महीने या साल बाद इम्प्लीमेंट करना चाहें, और चीजें तो बेसिकली जो आपके पास जो आपको पढ़ा दी गई हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो वही रहेगा, मतलब ट्रिपल ए ही रहेगा, वो कुछ और नहीं बन जाएगा। और इसी तरीके से वर्नेबिलिटीज और थ्रेट्स वही की डेफिनेशन वही रहेगी, एक्सेस कंट्रोल वही रहेंगे, नेटवर्क इंटेलिजेंस कम्युनिटीज वही रहेंगी। मगर वो आपको क्या चीजें सीखनी होती हैं कि भाई आजकल कौन से थ्रेट्स कॉमन हैं, किस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, इन चीजों की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसकी थोड़ी बहुत मिटिगेशन का भी पता होना चाहिए कि भाई इसको मिटिगेट कैसे करते हैं। और ये बात याद रखें कि कहते हैं कि जी इसकी उम्र, हैकर की उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि हैकर वो चीज होता है क्योंकि आज आपने जो मैंने अगर लेट सपोज आपका सिस्टम हैक किया है और वो फौरन ही जो है पता लग जाता है कि भाई ये हैक जनरेट हुआ है, और ये कम्युनिटीज फौरी भी फिर आपस में शेयर करती हैं कि भाई ये हैक आया है, इसके ऊपर आया था, इस मशीन के ऊपर आया है, और फिर वो उसकी फोरेंसिक करके फौरन निकाल। तो हो सकता है कि जो आज हैक मैं कर रहा हूँ वो 2 दिन या 3 दिन के लिए जो है बस इफेक्टिव हो, और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी आ जाए, उसका तोड़ निकाल लें वो लोग बैठ के। मतलब कि देखें कि एक चीज जब हम सिक्योर करते हैं तो चोर भी तो अपने आप को अपग्रेड करता है ना। अगर हम बैंक के ऊपर सिक्योरिटी लगाते जाते हैं तो इसका, और इसके ऊपर कैमरे भी हमने लगा दिए हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े हैं, मगर फिर भी तो बैंक रॉब हो जाते हैं ना।
तो वो फिर वो देखते हैं कि हाँ भाई अब क्या रास्ता उसने चोर ने वो इख्तियार किया है। तो इसी तरीके से जब हमारे नेटवर्क होगा तो नेटवर्क को हम जिस तरह से भी सिक्योर करते जाएंगे, तो सिक्योर भी तो इंसान ही कर रहा है ना, तो दूसरा इंसान उससे शायद ज्यादा इंटेलिजेंट बैठा हुआ, वो भी तो एक रास्ता ढूंढेगा कि अब ये रास्ता बंद है तो मैं किस रास्ते से घुस सकता हूँ। तो ये सारी चीजें इस तरह से होती हैं। तो आपने इन्फॉर्म्ड रहना है। और इसके लिए आपके पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये काम कर रही होती हैं। यार मैं हमेशा कंट्रोल 2 के कंट्रोल 3 दबा देता हूँ। सिस्टम सिस एडमिन के नाम से, ऑडिट के नाम से है, नेटवर्क सिक्योरिटी, सैंस एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। सैंस इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज आर लार्जली फ्री अपॉन रिक्वेस्ट एंड इंक्लूड्स, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, द पॉपुलर इंटरनेट अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है ना। इसका जो ये एक क्या बोल सकते, एक पार्ट है द इंटरनेट स्टॉर्म सेंटर, ये बताता है। न्यूज बाइट्स इसका एक है, द वीकली डाइजेस्ट ऑफ न्यू आर्टिकल्स अबाउट कंप्यूटर सिक्योरिटी, ये एट द रेट रिस्क है, ठीक है। द वीकली, ये मेरे ख्याल में ट्विटर पे होगा, द वीकली डाइजेस्ट फॉर न्यूली डिस्कवर अटैक्स, vectors, vulnerabilities with active explosive and explanation of how recent attacks work। ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फ्लैश सिक्योरिटी अलर्ट्स पढ़ सकते हैं। रीडिंग रूम्स हैं, मोर देन 1200 अवार्ड विनिंग्स, ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स। हाँ, रिसर्च पेपर्स आपको चाहिए होते हैं अगर आप एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, और इसके ऊपर खासकर सिक्योरिटी में चाहिए पढ़ना हो तो रिसर्च पेपर्स आपको मिल जाते हैं। साइंस आल्सो डेवलप्स सिक्योरिटी कोर्सेज। अच्छा, इसके अलावा ये लोग कोर्सेज भी करवाते हैं, आप यहाँ से सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं साइंस वालों से। मिटायर है, मिटायर कॉर्पोरेशन मेंटेन अ कॉमन लिस्ट ऑफ कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सप्लोजर्स, CVE used to prominent security organization, ठीक है ना। तो ये भी कॉमन वल्नरेबिलिटीज के जो है वो सारी लिस्ट रखता है और इससे सारी चीजों को लोग यूज करते हैं, और आप लोग भी ये वहां पे जाके चीजों को चेक कर सकते हैं। फोरम ऑफ इंसिडेंट रिस्पांस एंड सिक्योरिटी टीम, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो यही चीजें हमें प्रोवाइड कर रही है कि कंट्रोल 3 दबा दिया, कंट्रोल 2 दबाना। It is a security organization that brings together a variety of computer security incidents response team from government ho, commercial ho, and educational organization to foster cooperation and coordinate in information sharing। बस information sharing आपस में ये करते। सिक्योरिटी न्यूज वायर है, वो भी यही काम करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला जो है ISSC होल का स्क्वायर, ये इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन, डबल I आ रहा है और डबल S आ रहा है, डबल C आ रहा है, तो ये जो है इस वजह से होल का स्क्वायर है। ये करवाते हैं ट्रेनिंग्स, सर्टिफिकेशंस करवाते हैं, और काफी पॉपुलर ट्रेनिंग इसकी सर्टिफिकेशंस हैं जो कि अगर आप करना चाहें। प्रोवाइड्स वेंडर न्यूट्रल एजुकेशन प्रोजेक्ट्स एंड कैरियर सर्विसेज टू मोर देन 75,000 प्लस इंडस्ट्री प्रोफेशनल इन मोर देन 135 कंट्रीज। इसकी सर्टिफिकेशन काफी मानी जाती है। फिर हमारे पास सिस्को, ये मतलब कि ये सारी चीजें वो भी प्रोवाइड करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको डाइजेस्ट दे रहे हैं, आपके पॉडकास्ट हैं, आपके ब्लॉग्स हैं। इसके अलावा ये लोग आपको लिए उसके सर्टिफिकेशंस भी देते हैं, ठीक है ना। सिस्को भी यही काम करता है। देखिए, सिस्को साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स, ठीक है, ये जो है साल में क्या मिड ईयर रिपोर्ट्स निकालता है सिस्को। सिस्को एनुअल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट एंड मिड ईयर की रिपोर्ट जो है ये जारी करता है, जिसमें आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। दीज रिपोर्ट प्रोवाइड एन अपडेट ऑन द स्टेट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, वगैरह वगैरह। आपको सिक्योरिटी की अपडेट्स वगैरह, क्या भी फैक्टर्स बिहाइंड द एक्सप्लोजन ऑफ अटैक यूजिंग एडवेयर, स्पैम एंड सो ऑन, ये सारी चीजें आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट शुड सब्सक्राइब एंड रीड दीज रिपोर्ट्स टू लर्न हाउ थ्रेट एक्टर्स आर टारगेटिंग टू देयर नेटवर्क। तो अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हैं या सिक्योरिटी आप उससे बचना चाहते हैं, तो दोनों तरीकों में आपको ये थोड़ी चीजें ये पढ़नी पड़ती हैं कि भाई किस तरह से काम होता है, किस तरह से एक्चुअली हैकिंग की जाती है। अगर आप हैकिंग में इंटरेस्ट है तो वहाँ पे आप ये रिपोर्ट्स पढ़े, और फिर वो आपको बताया कि हाँ, इस बंदे ने जो है इस तरीके ये काम इस तरीके से ये वाला भी यूज किया था इस दफा, और उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं सिस्को रिपोर्ट्स में। सिक्योरिटी ब्लॉग्स एंड पॉडकास्ट में आपको बताया कि ब्लॉग्स होते हैं सिक्योरिटी के, पॉडकास्ट आते हैं। ब्लॉग्स एंड पॉडकास्ट आर आल्सो प्रोवाइड एडवाइस, रिसर्च एंड रिकमेंडेड मिटिगेशन टेक्निक्स। सिस्को टेलोस का ग्रुप
ठीक है। सिस्को टेलोस भी एक बड़ा अच्छा वो है। इसमें आपको अगर मैं अपना आईपी एड्रेस अभी दूं तो ये मुझे बहुत सारी चीजें अभी भी बता देगा। इसको करके देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ देखते हैं। सिस्को टेलोस आ रहा है, थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज, ठीक है। सिस्को टेलोस ही आ गया, ठीक है। सिस्को टेलोस को जरा करके देखते हैं इसके ऊपर। सिस्को टेलोस, ये मेरे पास सिस्को टेलोस आ गया। मैं जरा अपना आईपी लाइव देखूंगा, पब्लिक आईपी मेरा इस वक्त क्या है। माय आईपी, मेरा आईपी इस वक्त ये चल रहा है। सो सिस्को टेलोस पे आते हैं, कंट्रोल 4 करते हैं, जरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस पे पेस्ट करते हैं मेरा आईपी एड्रेस को, जरा सर्च कराते हैं, देखें क्या लाता है। देखिए क्या क्या लेके आया। सबसे पहले तो उसने मुझको बताया कि आप हैं किधर, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बोलता है कि आप कोयटा पाकिस्तान में, ठीक है। मैं कोयटा में हूँ और इसने बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन मेरी बताई है कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। मैं इस वक्त कोयटा पाकिस्तान में, मैं कोयटा का हूँ। सर साजिद मुल्तान के हैं, ठीक है। और इस वक्त जो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं कोयटा BU से ही क्लास आप लोग की ले रहा हूँ। इस वक्त जो आईपी एड्रेस मेरे पास है वो ये पब्लिक आईपी एड्रेस मेरे पास ये है, और मेरा होस्ट नेम इस वक्त wateen.net। हाँ, हमारे पास जो नेटवर्क, अब ये देखिए, मुझे भी अभी याद आया कि हम वतीन से कनेक्ट होते हैं। वतीन का ही हमारे पास वो है, लिंक है। नेटवर्क ओनर कौन है? मेरा वतीन है, ठीक है। नीचे साइड पे अगर देखें तो क्या कहता है, स्पैम लेवल मेरे पास कभी कोई स्पैम हम लोग ने जनरेट नहीं की, ईमेल कोई हमारी तरफ से नहीं गई और उनको, और वॉल्यूम को भी हमारी तरफ से चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास इस वक्त आईपी एड्रेस ये है और मेरे पास होस्ट एड्रेस ये है। लास्ट डे वॉल्यूम ब्लॉक लिस्ट मेरे पास कोई नहीं थी। ईमेल रेपुटेशन मेरी न्यूट्रल है। यहाँ पे देखिए इसने ये भी बता दिया कि भाई मैं /24 का मास्क यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं इस वक्त जो है यूज हमारे पास, अच्छा ये मुझे भी नहीं पता कि मैं /24 का मास्क हम लोग यूज करें, क्योंकि हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ये चीजें देखता है, मैं खुद नहीं देखता हूँ। तो मुझे भी ये भी नहीं पता कि हम /24 का मास्क यूज कर रहे हैं। हु इज में जरा जाके देख लेते हैं तो हु इज में क्या है। हु इज में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मुझे सारा बता रहा है। एपनिक वाले हैं जो कि वो काम करवा रहे हैं। इन टर्म हमारे पास यही चल रहा है, 240.0 से लेकर यहाँ तक चल रहा है। नेट नेम हमारे पास वतीन टेलीकॉम है। डिस्क्रिप्शन हमारे पास नेशनल वाई मैक्स PK कंट्री है हमारे पास। और इसी तरीके से आप अगर बाकी सारी चीजें देखें तो ये मोहम्मद अशरफ, पता नहीं ये कौन है भाई, मोहम्मद अशरफ @wateen.com। देखिए तो बड़ी सारी डिटेल दे दी है यार। खबर बाब पाकिस्तान, रोल अब्यूज वतीन, वतीन टेलीकॉम लिमिटेड, मेन वाल्टन रोड। अच्छा ये बड़ी एड्रेस दे दी है इसने। मैं इतनी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मुझे कि ये इतनी ज्यादा मुझे डिटेल दे देगा। फिर ये अशरफ साहब अब्यूज की भी बता, रोल भी बता दिया कि भाई क्या है, और फिर पर्सन का भी वो डिटेल दे रहा है कि हाँ भाई इस पर्सन से कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप अगर कोई जनरेट करता है कोई। राउट भी मुझे बता दिया कि हाँ आपका राउट ये है। बड़ी बड़ी चीजें दे देता है। तो ये सारी चीजें देखें, इसी तरीके से आप अपने बाकी यहाँ पे, अगर इसको मैं जरा क्लोज करूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, तो फिर आप यहाँ पे वर्नरेबिलिटी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। रेपुटेशन सेंटर्स, लाइब्रेरी इनकी पड़ी है, लाइब्रेरी में चले जाएं तो वगैरह, वही काफी सारी चीजें इसने यहाँ पे ही बता दी कि भाई आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। एक दफा जरा मैं अपना को भी चेक करता हूँ जो उस पर वर्क कर रहा हो। अच्छा पता नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये सिस्को टेलोस है, आप यहाँ से देख सकते हैं, उसको चीजों को देख सकते हैं। फायर आई का एक अलग है, एक और हमारे पास इस तरह की सिक्योरिटी कंपनी है जो कि यही चीजें प्रोवाइड करती है, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। सिक्योरिटी कंपनी ऑफर सर्विसेज टू हेल्प एंटरप्राइज सिक्योर देयर नेटवर्क। इट इज अ 3-pronged approach combining security, intelligence, security, enterprise and technology. It offers SIM and SOAR. SIM and SOAR मैंने आपको बताया था, and which use the user behavior as I said, advanced threat detection and support by the FireEye and वर्ल्ड थ्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो ये सारी कंपनीज हैं जो कि आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। कोई ना कोई आप देख लें कि भाई मैंने कौन सी यूज करनी है और आप उसको यूज कर सकते हैं। अब ऑटोमेटिक इंडिकेटिंग शेयरिंग है, ठीक है ना। ऑटोमेटेड इंडिकेटर शेयरिंग क्या करता है, ये एक सर्विस है, फ्री सर्विस है जो प्रोवाइडेड बाय द US डिपार्टमेंट एंड होमलैंड सिक्योरिटी, DHS ने ये प्रोवाइड करता है। और ये क्या है, ये फ्री सर्विसेज है। ये क्या काम करता है, ऑटोमेटेड इंडिकेटर शेयरिंग
enables the real-time exchange of cyber threat indicator between the US federal गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना, जो कि यूएस गवर्नमेंट ने अपने लिए बना रखी है, और प्राइवेट सेक्टर से हम लोग सारे हैं, जब सारे के साथ आपस में ये जो है थ्रेट, जितने भी साइबर थ्रेट्स हैं उसको आपस में एक्सचेंज करते हैं। मतलब अगर मेरे पास थ्रेट आया तो मैं उसको बताऊंगा, या उनके पास आया तो मुझे बताएंगे। मतलब फॉर द रियल टाइम एकदम ही सबको पता लग जाता है कि हाँ भाई ये थ्रेट अभी इस वक्त कॉमन है। AIS क्रिएट्स एन इकोसिस्टम, बस वही आपको बता दें कि वो एक इको कर देते हैं। तो जैसे इको आपको जो है ना पूरे बस एक इको भेज दी सबको। Then the threat is recognized. Later it is immediately shared with the community, ठीक है, फौरन ही जो है वो शेयर कर दी जाती है कम्युनिटी के साथ, to help them protect their network from the particular threat, ताकि अगर वो हर एक जो है उस particular threat से जो है वो बच सके। Common vulnerability and exposure database, यही हमारे पास जो है यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बाय द मिटायर कॉर्पोरेशन हम पीछे पड़ चुके हैं, टू क्रिएट एंड मेंटेन अ कैटलॉग ऑफ नॉन सिक्योरिटी कॉल्ड कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे मिटायर कॉर्पोरेशन के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन की और एक सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए उन्होंने एक वो बना ली, कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर, जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, जितने भी तुम्हें थ्रेट्स आज तक हुए हैं, जितने भी अटैक्स आज तक, उन सब की डिटेल मिल जाएगी। The CEV serves as a dictionary of, मतलब कि डिक्शनरी है, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास। हमारे पास फिर एक तीन हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। थर्ड थ्रेट इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। अभी जो थ्रेट आपस में शेयरिंग की जाती है वो किस तरह से की जाती है, उसके तीन हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले सेटेक्स यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्ड थ्रेड इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन, वो फिर टैक्सी जो है, दूसरी हमारे पास टैक्सी है, ट्रस्टेड ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंडिकेटर इंफॉर्मेशन, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसको टैक्सी लेके फिर दूसरे तक जाती है। साइबॉक्स इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड स्कीमा फॉर स्पेसिफाइंग, कैप्चरिंग, कैटेगराइजेशन एंड communication event and properties of network operation that support managed security function, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम हो गया। ये जितनी भी सिक्योरिटीज अब हम बता रहे हैं कि भाई एक आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। This is a set of specification for exchanging cyber threat information between an organization। तो सेटेक्स को हम लोग यूज करते हैं एक्सचेंज, हमने जब एक दूसरे से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी हो कि भाई हाँ भाई ये कोई थ्रेट जो है इंफॉर्मेशन हमने एक्सचेंज करनी है, उसको फिर लेके जाता है टैक्सी। जिस टैक्सी का मतलब वही है कि जो वो इंफॉर्मेशन जो है वो टैक्सी लेके जाएगी ऑन अ लेयर प्रोटोकॉल के ऊपर। दिस इज द स्पेसिफिकेशन फॉर एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है दैट अलाउज द कम्युनिकेशन ऑफ CTI ओवर HTTPS, ठीक है। टैक्सी इज डिजाइन टू सपोर्ट सेटेक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके जो इंफॉर्मेशन सेटेक्स में आ रही है वो टैक्सी आगे हमें लेके पहुंचा रही होती है। अब फिर हमारे पास आ जाता है मालवेयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अच्छा, मालवेयर भी आपको पता है मलिशियस सॉफ्टवेयर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म शेयरिंग IOC मैंने आपको बताया था, इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। ये भी मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया था कि इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज क्या होता है। तो ये जितने भी है, तो ये सारी की सारी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसके नाम से मालवेयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जिसपे आप जो है मालवेयर के बारे में जितना कुछ भी है वो इंटरनेट यूज कर सकते हैं। दिस इज सपोर्टेड बाय द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन क्या है, यूज्ड बाय ओवर 6000 ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली, और ये 6000 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ग्लोबली आपस में डेटा को यूज कर रही होती हैं, शेयर कर रही होती हैं। This enables automatic share of indicator of compromises between people and machine by using SETEX and other export formats। वो ये मतलब कि इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज जितने भी हैं वो आपस में शेयर हो रहे होते हैं बिटवीन पीपल्स एंड मशीन बाय यूजिंग, मैंने सेटेक्स बताया था कि सेटेक्स एक वो सॉफ्टवेयर है जो क्या आपस में डेटा को शेयर करवा रहा होता है, इस किस्म के डेटा को जिसमें चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही होती हैं या मालवेयर की इंफॉर्मेशन। थ्रेट इंटेलिजेंस आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स टिप सेंट्रलाइज द कलेक्शन ऑफ थ्रेट डेटा फ्रॉम न्यूमरस डेटा रिसोर्सेज एंड फॉर्मेट्स। अब ये थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो है ये एक सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन है थ्रेड्स की, डेटा की और वगैरह, उनके फॉर्मेट्स की, उनका डेटा सोर्स की वगैरह वगैरह। उसमें आता क्या क्या है,
इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज आ जाता है, टीटीपी आता है, टूल टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स कौन से यूज होंगे, रिपीटेशन इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेट डेस्टिनेशन एंड डोमेन्स। अब यही जो मैंने आपको पीछे बताया कि इसकी रिपीटेशन क्या है, उस डोमेन की रिपीटेशन क्या आती है, इंफॉर्मेशन अबाउट की उसकी जिधर से अटैक आया। अब जैसे मैंने आपको अपना वो दिखाया तो वहां से कोई स्पैम नहीं आई थी, कोई अटैक नहीं आया हुआ था और ब्लॉक भी नहीं हुआ था वो। तो जहाँ वहां पे वो ब्लॉक भी सिस्को टेलॉस में वो ब्लॉक भी बताता है कि भाई ये आईपी एड्रेस कितनी दफा ब्लॉक हुआ है, तो वहां पे हमारे पास उसका ब्लॉक कुछ नहीं आ रहा था। तो ये सारी रिपुटेशन वगैरह डोमेन्स की बता देता है। ऑर्गेनाइजेशन कैन कंट्रीब्यूट टू थ्रेट इंटेलिजेंस बाय शेयरिंग देयर इंट्रूजन डेटा ओवर द इंटरनेट टिपिकली थ्रू ऑटोमेशन। ये सारे के सारे काम फिर ऑटोमेट होते हैं। आप कोई ना कोई टेक्स्ट में डाल देते हैं, सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, वो टैक्सी जो है वो खुद ब खुद देखती है, और आपने अगर कोई चीज शेयर करनी हो तो आप उसके साथ शेयर कर देते हैं। हनी पॉट जो है, हनी पॉट्स क्या होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है हनी पॉट्स। ये होते हैं कि हम जो हैकर है या साइबर एक्टर जिसे हम बोलते हैं, या हमारे पास जो हैकर है, हम भी क्या काम करते हैं कि हम जैसे मेरा नेटवर्क है उससे बिल्कुल मिलता जुलता जो है ना, एक फेक किस्म का मिलता जुलता सेम, बल्कि सेम आप समझो कि एक सेम किस्म का नेटवर्क बना देते हैं जिसके ऊपर हम बस वो हनी पॉट के मतलब जो शहद की मक्खी उसके ऊपर जो है अट्रैक्ट करती है। हैकर वो समझता है कि भाई ये ही ओरिजिनल नेटवर्क है, होता नहीं है वो एक्चुअली ओरिजिनल नेटवर्क, वो उसकी कॉपी होती है। वो उसके ऊपर टारगेट करता है, टारगेट करने के बाद वो जो भी चीजें कर रहा होता है तो हम जो है वो हनी पॉट में उसको करने देते हैं कि हमें भी करता रहे तू बैठ के। तो हनी पॉट क्या होता है कि अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे हनी पॉट में हम शहद की मक्खी को अट्रैक्ट करवा लेते हैं। आजकल तो हम आर्टिफिशियल फार्मिंग से यही करते हैं ना कि जी गुड़ का पानी रख देते हैं तो वो खुद ब खुद उसमें से जाके गुड़ के पानी से शहद की मक्खी अट्रैक्ट वो कर लेती है, एक्सट्रैक्ट कर लेती है, और उसके बाद आके फिर फार्म भी हम लोगों ने आर्टिफिशियल बनाए होते हैं, उसी आर्टिफिशियल फार्म के अंदर जो है वो हनी क्रिएट कर देती है। तो हनी पॉट का भी मकसद यही होता है कि हम एक आर्टिफिशियल नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं, जबकि वो समझता है, अटैकर यही समझता है कि भाई ये बिल्कुल ओरिजिनल नेटवर्क यही है और मैंने इसी के ऊपर अटैक करना है, तो उसके ऊपर अटैक करता है और फिर लाजमी जैसे वो अटैक कर रहा होता है हम उसको फिर हमें अगर बाद में भी पता लगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल नेटवर्क नहीं है। सो दिस इज द ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो ये आज का लेक्चर था। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई चीज समझ ना आई हो। ठीक हो गया, फिर इसका मतलब है कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज क्लियर। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। सर इंशाल्लाह कल आ जाएंगे और सर फिर ये चीज़ इंशाल्लाह देख लेंगे। ठीक हो गया, चले। क्या था, पेन टेस्टिंग क्या बोल रहे हो यार सर? पेन टेस्टिंग से किया जाए, मुझे समझ नहीं आई था। शाम आप क्या कह रहे हो? पेन टेस्टिंग से स्टार्ट किया जाए, क्या स्टार्ट किया जाए? पेन टेस्टिंग तो हम हैकिंग वगैरह के लिए जो टेस्टिंग करते हैं वो होती है। सर ये एंट्री लेवल जॉब के लिए मैं पूछ रहा था कि पेन टेस्टिंग से स्टार्ट लिया जाए या किस चीज पे